शुरू करें। एक वो भिजवा देना भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम फॉर वन लास्ट टाइम इन दी अर्जुना नीट 2025 बैच। इस बैच के लिए फॉर द वन लास्ट टाइम मैं स्ट्रेप्सिल्स खा रही हूँ बेटा, गले में दर्द है। सर में तो दर्द तुम करवा ही दोगे, गले में दर्द के लिए तो बेटा मैं दवाई ले ही सकती हूँ। ठीक है ना। चलिए, अरे लास्ट क्लास तो इस सेशन की है ना बेटा, रोना क्यों है ना, या दुखी क्यों होना है ना। हम फिर मिलेंगे बेटा, हम फिर मिलेंगे, लेकिन बस अर्जुना की लास्ट क्लास है। और जैसे हमने पूरे साल भर, देखो बातें आप लोगों से बिल्कुल लास्ट में हम आपसे जरूर करेंगे। पहले हम जो बचा हुआ कोफैक्टर्स वाला टॉपिक है वो एक बारी फटाफट से पढ़ेंगे, फिर हम एक बारी PYQs करेंगे, तपस्या सीरीज करेंगे, और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा बेटा उसमें आपको आपसे बातें की जाएंगी। ठीक है ना। वैसे तो थ्रू आउट द सेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आपको बीच बीच में मोटिवेट करने की कोशिश की है, कुछ बातें समझाने की कोशिश की है, और आज एक बार फिर फॉर वन लास्ट टाइम इन अर्जुना नीट बैच आप लोगों से बातचीत की जाएगी। ठीक है ना। यस, ठीक है ना। मिस यू बेटा, आई विल मिस यू ऑल, बट मुझे पता है कि आई विल मीट यू सुपर सून, होपफुली। ठीक है ना। और मैं तो चाहती हूँ कि आई विल मीट यू सुपर सून। मैं ना टॉफी खा रही हूँ यार, टॉफी मतलब वही स्ट्रेप्सिल्स, तो उसकी थोड़ी आवाज आ रही होगी, क्योंकि ना बोलते खाते खाते बोला नहीं जाएगा, पता चला टॉफी बाहर आ गई बेटा। तो पहले खा ही लेती हूँ, ठीक है, बैड मैनर्स, बट क्या करूं बेटा, गला दर्द कर रहा था। तो मैं ये बोल रही थी कि होपफुली मैं आपसे बेटा रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलूं, आपसे बिल्कुल सामने सामने मिलूं बेटा, है ना। और ये बहुत जल्द होगा 2026 में, जब आप नीट का एग्जाम देंगे और आप आएंगे बेटा हमसे मिलने। ठीक है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस। प्रॉमिस तो खैर बेटा, प्रॉमिस तो मैं किस चीज की बेटा प्रॉमिस करूं, आप जो जिस चीज की प्रॉमिस ले रहे हैं, मैं तो बस बोल रही हूँ होपफुली, है ना। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा बेटा कि हम सबसे पहले ये करेंगे, क्या बोलते हैं, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे। और याद रखिए बेटा, मिलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको नीट क्रैक करना ही हो, आपका लक्ष्य जरूर नीट क्रैक करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब, जो आप डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो, सच्ची में मेहनत जिन्होंने की है और जो सच्ची में डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, वो जरूर पहुंचे अपने मेडिकल कॉलेज तक। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तभी हमारी और आपकी कभी मुलाकात होगी। जीवन में ऐसे भी बेटा कहीं पे मुलाकात हो सकती है। मैं कई बार मैं कई सारे सपोलों से मिली हूँ बेटा, ऐसा नहीं है, तो मैं मिली हूँ और मैं आशा करती हूँ कि वैसे भी हम मिले। और मुझे पता है कि मेडिकल फील्ड के अलावा भी आप में से कई सारे सपोले हैं जो बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। अभी तो आप लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझेंगे, बहुत जल्द समझेंगे, और बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। बस आप उस वक्त में आप भूलिएगा मत, ठीक है ना, कि आप हमारे ही सपोले थे, छोटे छोटे वाले। ठीक है ना। तो बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे ये सपोले आगे जाके, देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। ठीक है ना। लेकिन इस बात को बेटा, तुम मेरे से अभी क्यों बेटा सारी बातें सुनना चाह रहे हो? सबसे पहले पढ़ाई खत्म करते हैं बेटा, पहले को फैक्टर्स खत्म करते हैं। लास्ट टॉक्सिक शायरी फॉर अर्जुना बैच बेटा बचा के रखी है मनीष भैया ने, तो वो आपको लास्ट टॉक्सिक शायरी जरूर सुना के जाएंगे। पता नहीं उसने आज टॉक्सिक लिखा है कि अच्छा लिखा है, मैंने उसको बोल दिया है कि आखिरी क्लास है तो जरूर सुना देना तू, ठीक है ना। तो इसी बात के साथ में बेटा प्रॉमिस, पक्का वादा, पक्का प्रॉमिस, अब बहुत सारे प्रॉमिसेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेटा सेशन को बेटा वाइंड अप करते हैं एक पॉजिटिव नोट में, बहुत अच्छी तरीके से लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। और इस सेशन का, मेरे सब बोलो, इस सेशन का आखिरी समाप्ति एक्सप्रेस बेटा, यस भैया पानी ले आए हैं, ठीक है ना। क्या मैं कह रही थी, इस सेशन का बेटा आखिरी समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं मेरे सबोलों के साथ। फुल जोश और फुल एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखनी चाहिए बेटा। समाप्ति एक्सप्रेस में हम लोग पढ़ते हैं बेटा, हमने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, हमने पढ़ा था एंजाइम की वर्किंग को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों। और बहुत सारे फैक्टर्स में जैसे कि सबसे पहला फैक्टर होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंपैक्ट करता है, वो है टेम्परेचर, वो है पीएच। आपने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था कि जैसे जैसे आप बेटा देखो, कोई भी एंजाइम था उसकी मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी
आपको दिख रही थी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एट ऑप्टिमम पीएच। वो टेम्परेचर या वो पीएच होता है जिसमें हाईएस्ट एक्टिविटी आपको किसी भी एंजाइम की बेटा नजर आती है, ठीक है ना। और मैंने आपसे टेम्परेचर के लिए तो एक चीज और कही थी कि जब आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं तो आप कहते हैं, मान लो इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमम एंजाइम की एक्टिविटी दिखी, तो हम कहते हैं कि जब आप हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर करते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी डबल होती है। तब तक ही डबल होती है जब तक आप बेटा यहाँ हाईएस्ट पॉइंट तक ना पहुंच जाए, ऑप्टिमम पीएच तक, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमम एक्टिविटी दिखी, उसके बाद बेटा एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर एक्टिविटी डिक्लाइन रिड्यूसेस बाई हाफ, ठीक है ना बेटा। बेटा देखो हम लोगों ने बेटा पहले प्यार से पढ़ाई करनी है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया है ना कि मैं आप लोगों से लास्ट में बिल्कुल बात करूंगी, तो जितनी जल्दी हम बेटा अपने टॉपिक्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा समय हमें मिलेगा। तो आपका मुझे ये वाला सपोर्ट चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे इमोशंस है, मेरे भी इमोशंस है, मैं फील कर सकती हूँ इस चीज को, लेकिन अभी पहले तो बेटा हमारा जो मेन टास्क है वो तो पढ़ाई करना है ना। तो पहले पढ़ाई करते हैं और फिर बेटा आप लोगों से जरूर बात करेंगे। जितना टाइम तुम लोग बेटा जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ोगे तो उसके बाद हम उतना टाइम आप लोगों से इंटरैक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। सबस्ट्रेट के लिए मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, बट एक पॉइंट पर आके आपको रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाती है जिसे आप वीमैक्स कहते हैं, राइट बेटा, वीमैक्स कहते हैं। और बेटा वीमैक्स इज द हाईएस्ट एक्टिविटी, ये आपको एट अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपको हाईएस्ट एक्टिविटी दिखती है बेटा, वीमैक्स आपको दिखता है। फिर बेटा एट अ सर्टेन पॉइंट आपको Vmax by 2 भी मिल सकता है। Vmax by 2 मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी। बेटा ये मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी आपको जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे मिलती है उसी को बोला जाता है Km। सपोलो तुमने एक बहुत जहरीला आंसर दिया था जब तुम लोगों ने कहा था कि Km बराबर सबस्ट्रेट Km बराबर Vmax by 2। मैंने कहा था कि क्या बेटा Km बराबर Vmax by 2 होता है? गलत है ये, बिल्कुल भी नहीं मैम। Km एक्चुअल में आपने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाले साइट पे प्लॉट की है, तो Km मैम एक्चुअल में देखा जाए दरअसल वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसमें Vmax जो होती है वो होती है Vmax, वेलोसिटी जो होती है वो होती है Vmax by 2। मतलब कि Km वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जितने सबस्ट्रेट को यूज करके आप रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ वेलोसिटी तक पहुंचे हो। तो कुछ एंजाइम्स जिनकी केम वैल्यू ज्यादा होती है उसका मतलब कि उन्होंने ज्यादा सबस्ट्रेट को यूज किया Vmax by 2 पहुंचने के लिए, और कुछ एंजाइम्स जिनकी केम वैल्यू कम है तो आप कह रहे हो कम सबस्ट्रेट यूज करके वो Vmax by 2 तक पहुंचते हैं। मतलब कि Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। जितना ज्यादा Km उतनी कम एफिशिएंट एंजाइम, जितना कम बेटा Km उतनी ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम होती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बेटा बात। तो ये आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स रिएक्शन रेट को बेटा स्लो डाउन करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिटर्स होते हैं, लेकिन आपको बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के बारे में पढ़ना था। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मतलब होता है जब आपको इनहिबिटर और बेटा सबस्ट्रेट की शक्ल एक जैसी दिखे, दोनों की बाइंडिंग साइट आपको सेम दिख रही है। बच्चा पार्टी आपने क्या बनाया था? एक सुंदर सी एंजाइम बनाई थी। एंजाइम पे बेटा आपने एक्टिव साइट्स दिखाए थे। एक्टिव साइट्स बेटा वो साइट्स होते हैं जहां आके आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंड करता है ना एक्टिव साइट पर। अब बेटा इनहिबिटर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, वो कॉम्पिटिशन इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनकी बाइंडिंग साइट जो है वो सेम है। अब इनहिबिटर की भी शक्ल और आप सबस्ट्रेट की भी शक्ल देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं क्योंकि दोनों की जो बाइंडिंग साइट है वो सेम है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। इसीलिए इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम से बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, राइट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में जैसे आपने एग्जाम्पल में पढ़ा, मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनेट। सक्सीनेट इज अ सबस्ट्रेट, एंजाइम क्या है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। नीट में आया हुआ 2 बार बेटा ये सवाल है मैलोनेट से रिलेटेड। एक आपने पढ़ा था कि आप ना बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का यूज करते हो। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए उसको चाहिए होता है फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड बनता है सबस्ट्रेट से, पाबा। पाबा इज कन्वर्टेड इनटू बेटा द फॉलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम। तो आप क्या करते हो? सल्फा ड्रग्स का यूज करते हो। सल्फा ड्रग्स जो होती है पाबा की कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है, ठीक है ना। और वो बेसिकली प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि क्या बैक्टीरियल पैथोजेंस को भी कंट्रोल करने के लिए हम बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज करते हैं, तो आंसर होना चाहिए यस।
हम सल्फा ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती है। फिर आपने बेटा डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम पढ़ा ना, जिसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। ऑर्थोलिल 6 क्लासेस होती है, हर एक क्लास को फर्दर 4 से 13 सब क्लासेस में भी डिवाइड किया जा सकता है। हर एक के नाम के अनुसार इनका फंक्शन है। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज। पहले तोड़ते हो बॉन्ड, ये है लाइएज, फिर बनाते हो बॉन्ड, ये है लाइगेज, ठीक है ना, और ये हो गया आइसोमरेज, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होती हैं जो एक ही रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज था उसे रिड्यूस कर देंगी, जो रिड्यूस था उसे ऑक्सीडाइज कर देंगी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो तुम सारे सपोलों ने बेटा गलत किया था, गलत बताया था, नलायकों, मेरी केमिस्ट्री को खराब किया था तुमने, ठीक है ना। फिर बेटा ऑक्सीडोरिडक्टेजेस या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। जहां से हाइड्रोजन निकला वो ऑक्सीडाइज हो गया, जहां को जाके जुड़ा वो रिड्यूस हो गया बेटा। इसीलिए डीहाइड्रोजिनेजेस को भी ऑक्सीडोरिडक्टेजेस ही कहा जाता है, हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है ना। ट्रांसफरेजेस ग्रुप को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट का ट्रांसफर कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ट्रांसफरेज का फंक्शन नहीं होता। सो ट्रांसफरेजेस का फंक्शन है अदर देन हाइड्रोजन, किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हो। हाइड्रोलेज वाटर का इस्तेमाल करके बॉन्ड को तोड़ती है। मैंने आपसे कहा था सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलेज होते हैं। आपका एस्टर बॉन्ड टूटा, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड टूटा, आपका कोई भी ऐसा बॉन्ड टूटता है, यानी कि आपके माल्टेज, सुक्रेज, प्रोटीएज, लाइपेज, एस्टरेज, ये सारे होते हैं आपके हाइड्रोलेजेस। और ऐसे एंजाइम्स जो बॉन्ड को तोड़ते हैं, ग्रुप को रिमूव करते हैं, आपके सबस्ट्रेट्स में जो ग्रुप्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, उनको तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल नहीं करते और डबल बॉन्ड बना देते हैं, वो होते हैं लाइएजेस। वो भी बॉन्ड तोड़ रहे हैं बट पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आइसोमरेजेस बेटा एक आइसोमरिक फॉर्म को दूसरे आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो होते हैं आइसोमरेज। उनके नाम में ही आइसोमरेज लगा होता है, आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन कर रहे होते हैं। और लाइगेज का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, ठीक है ना। कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, बॉन्ड बन रहा है तो लाइगेज। कोई दुखद समस्या तो नहीं बेटा यहां तक? ऑल गुड बेटा, ऑल गुड, ठीक है। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, आज का टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। फिर ये ना ये वो बताती हूँ ये इसने क्या लिखा हुआ है। मैंने मनीष को एक चीज लिखने के लिए दी थी, क्या हैंडराइटिंग में लिखा है उसने। कोफैक्टर्स बच्चों, शुरू करें फिर कोफैक्टर्स। यस, शुरू करें कोफैक्टर्स। चलिए चलिए लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं बेटा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है ना। क्वेश्चंस आए हुए हैं, आगे आ भी सकते हैं। व्हाट आर कोफैक्टर्स, ठीक है ना बेटा। कुछ एंजाइम्स तो ऐसी होती हैं जो केवल प्रोटीनिशियस होती हैं। एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं कि नहीं, विद सम एक्सेप्शन। हमने पढ़ा ना एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस एक्सेप्ट, जैसे तुमने पढ़ा राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस पी, ये न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स होती है, ये आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स होती है, बट यूजुअली तो एंजाइम्स प्रोटीनिशियस होती हैं। अब बेटा कुछ एंजाइम्स होती हैं वो सिर्फ प्रोटीनिशियस होती हैं, उनको किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है फंक्शनिंग के लिए। बट कुछ एंजाइम्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है होलो एंजाइम। तो मैं ना यहां से शुरुआत करती हूँ, एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, ठीक है ना। हेडिंग डालो कोफैक्टर्स, यहीं से शुरुआत करती हूँ। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनेगा, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, होलो एंजाइम। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलो मींस कंप्लीट। एक टर्म मैंने लिखा होलो एंजाइम, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलो मीन्स कंप्लीट। एंजाइम का मतलब एंजाइम, एंजाइम का मतलब तो एंजाइम ही होगा। होलो एंजाइम में बेटा एक्चुअल में इसे होलो एंजाइम इसीलिए बोला जाता है, इसके पास 2 पार्ट्स होते हैं। होलो एंजाइम हैज बेटा 2 पार्ट्स, इट हैज 2 पार्ट्स एंड इट्स 2 पार्ट इज, one is a protein part and another one is a non-protein part. It has a protein part and beta it has a non-protein part. Complete enzyme. देखो कुछ कुछ होते हैं एंजाइम्स जिनमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता, और कुछ कुछ में बेटा प्रोटीन पार्ट के साथ साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और जिनमें ऐसा कॉम्पोजिशन होता है ना बेटा, इसे बोला जाता है होलो एंजाइम। समझ आ रही है बेटा बात? इसे बोला जाता है होलो एंजाइम। एक है इसमें प्रोटीन पार्ट और एक है बेटा इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट, है ना। जब इसमें ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं ना बेटा, तो इसी को मैं क्या बोल रही हूं, एक होलो एंजाइम।
इसका जो प्रोटीन पार्ट है ना सपोलो, इस प्रोटीन पार्ट को इट इज ऑल्सो नोन एज एपो एंजाइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछते हैं व्हाट इज एपो एंजाइम। सो एपो एंजाइम इज एक्चुअली द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। जो होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है ना बेटा, उसे बोला जाता है, जो प्रोटीन पार्ट का बेटा, जो जो होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसे बोला जाता है एपो एंजाइम। और जो बेटा आपके होलो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कोफैक्टर। बताइए किसी को कोई समस्या? कोफैक्टर्स होते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, और बेटा जो उसी का प्रोटीन पार्ट होता है उसे बोल दिया जाता है एपो एंजाइम। इसे ऐसे समझ लो ना यार, मान लो कि ये एपो एंजाइम है, ऐसे मैं बेटा हाइपोथेटिकली डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। मान लो ये एक ड्राइंग मैंने बनाई है, पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है, मान लो ये क्या है, मान लो ये है आपका एपो एंजाइम, और ये जो मैं येलो कलर से साथ में बनाऊंगी ना बेटा, ये मान लो ये जो मैंने बनाया ना, ये हो गया आपका कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर जो है ना बेटा, ये 3 टाइप के कोफैक्टर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लैरिटी आपको मिल रही है इस डायग्राम से कि मान ये, और ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, ये दोनों ने मिलकर बनाया होलो एंजाइम। तो ये हो गया आपका एपो एंजाइम, ये हो गया आपका बेटा कोफैक्टर। लेकिन मैम ने क्या कहा, कोफैक्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, कोफैक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है? कोफैक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है बेटा? कोफैक्टर्स का मतलब होता है ये जरूरी होते हैं बेटा, ये इनकी फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। जैसे मान लो कि गाड़ी है, गाड़ी को अगर चलाना है तो मेरे को पेट्रोल डालना पड़ेगा, ठीक है ना, या डीजल वाली है तो डीजल डालना पड़ेगा, सीएनजी वाली गाड़ी है तो बेटा उसमें सीएनजी डालना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो बेटा कि कोफैक्टर्स जरूरी होते हैं एपो एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए। बिना कोफैक्टर के एपो एंजाइम्स काम नहीं कर सकते। जितने भी होलो एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, उनका एपो एंजाइम जो होता है वो काम ही नहीं कर सकता अगर उनके सपोर्ट में कोफैक्टर्स ना हो। समझ गए? सो मैं कह, और पता है एनसीईआरटी खुद ही कहती है इफ कोफैक्टर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एपो एंजाइम विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। एपो एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है? यस बात? यस। तो हम क्या कह रहे, कोफैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर, बेटा क्या चाहते हो, चैट्स ऑफ कर दूं लास्ट क्लास में भी, एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ एपो एंजाइम। अगर आपने इसे हटा दिया तो ये वर्क नहीं कर पाएंगे। जो प्रोटीन पार्ट है होलो एंजाइम का, जो एपो एंजाइम है, वर्क नहीं कर पाएगा। अब कोफैक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स मेरे प्यारे सपोलो। कोफैक्टर्स होते हैं को एंजाइम्स, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और वहीं पे इसे खत्म करेंगे। कोफैक्टर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोएंजाइम्स होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और होते हैं बेटा मेटल आयंस, और होते हैं बेटा मेटल आयन। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कोफैक्टर्स। कौन क्या होता है, किसके क्या एग्जाम्पल है, यही करना है और फिर टॉपिक खत्म। डन 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 कर लो फटाफट से बेटा, ठीक है ना। एंड इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है। कोएंजाइम कैसे बाइंड करता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसे बाइंड करता है, मेटल आयन कैसे बाइंड करता है, और एग्जाम्पल, दैट्स इट। फिर फटाफट से पीवाई यूज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो एक टेबल बनाते हैं। नॉर्मल पोर्ट्रेट में ये टेबल बना सकते हो, नॉर्मल पोर्ट्रेट में ये टेबल बना सकते हो। इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोफैक्टर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, को एंजाइम्स बेटा, कई बच्चे, कई सपोले ना को फैक्टर को कोएंजाइम पढ़ते हैं। यार को एंजाइम जो है वो एक प्रकार का को फैक्टर है।
को एंजाइम्स के टाइप्स थोड़ी करे हैं तुमने को फैक्टर्स के टाइप्स करे हैं। तो को फैक्टर बिगर कैटेगरी है, को फैक्टर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना, समझ गए। हाफ पेज बेटा, हाफ पेज, फुल पेज, अभी आखिरी क्लास तक भी यही करते रहो, हाफ पेज, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, फलाना ढिमकाना, तब तक कॉलेज पहुंच जाओगे। बेटा आधा पेज है तो उसको भी यूटिलाइज कर ले, नहीं आएगा तो अगले पेज में लिख लेना, ठीक है ना। कोएंजाइम्स हो गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गए, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गए, और इसके अलावा हो गया बेटा आपके पास मेटल आयन। क्या प्रॉपर्टीज है मैम इनकी? अब देखिए सारे ही जरूरी होते हैं अपने अपने एपो एंजाइम की वर्किंग के लिए, ठीक है ना। यस, सारे ही जरूरी होते हैं बेटा एपो एंजाइम्स की वर्किंग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि को एंजाइम्स ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं, इनका नेचर ऑर्गेनिक होता है, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, और ये होते हैं इनऑर्गेनिक। अब ये बाइंड कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एक लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है वो उनके बाइंडिंग से रिलेटेड दी हुई है। पहले मैं लिख लेती हूं फिर मैं समझाऊंगी। दे, या ऐसे लिखो, देयर एसोसिएशन विद, देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम, their association with apoenzyme is transient and loosely attached, and loosely attached. These are tightly bound to apoenzyme. इसके बारे में लिखेंगे, bind to apoenzyme, bind to apoenzyme as well as साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट। पहले तो इनकी बाइंडिंग से रिलेटेड पॉइंट्स को देखो। हमने कहा ये सारे कोफैक्टर्स जो होते हैं ना मैम, इनकी एसोसिएशन चेन, मैं साइड हो जा रही हूं, आप लिखते भी रहो बेटा। हमने कहा ये जो जितने भी बेटा आपके कोफैक्टर्स थे इनकी जरूरत है मैम। एपो एंजाइम जो है ना वो वर्क ही नहीं कर पाएगा अगर हमारे पास क्या ना हो बेटा, ये कोफैक्टर्स ना हो। अब हमने कहा जो कोएंजाइम्स होते हैं मैम वो ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो मेटल आयंस है बेटा वो ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं। जो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना बेटा, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये इनके कंपैरिजन का पूछा जाता है। हम कहते हैं बेटा कि आपका जो कोएंजाइम है ये आपके एपोएंजाइम से बहुत टेम्पोररीली जुड़ता है, टेम्पोररीली एसोसिएटेड होता है, ट्रांजिएंट एसोसिएशन होती है और लूज एसोसिएशन होती है, क्योंकि टेम्पररी है ना, तो टेम्पररी हम एसोसिएशन बेटा लूज होती है। पर हम लोग क्या है बेटा, हम लोग क्या है, आप क्या है, आप प्रोस्थेटिक ग्रुप है बेटा, दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, ठीक है ना। सो एपोएंजाइम के साथ जब टाइटली बाउंड होती है जो चीज, वो होती है बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं विच आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, बट ये तो टेम्पररी वाले हैं यार, ठीक है ना, समझ रहे हो। मतलब ये कह सकते हो कि अपने जो ऐप में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ज्यादातर वो होते हैं अपने प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि वो उनका अटैचमेंट अलग होता है। जो यूट्यूब पे पढ़ती है ऑडियंस वो ऐसे होता है कोएंजाइम, टेम्पररी, ठीक है ना। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो होते हैं टाइटली बाउंड विद एपोएंजाइम। जो आपके मेटल आयंस बताए हुए हैं ना, इनके बारे में टाइटली लूजली नहीं बताया हुआ है, इसके बारे में ये बताया हुआ है कि ये केवल मात्र एपोएंजाइम से नहीं जुड़ते, एपोएंजाइम के साथ साथ जब रिएक्शन होती है तो ये आपके सबस्ट्रेट के साइड चेन से भी जुड़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी तो आप समझ पाओगे कि दे आर नॉट ओनली बाउंड टू द एपोएंजाइम बट दे आर ऑल्सो बाउंड टू द साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट, याद रखना है, ठीक है। दे आर बाउंड टू द सबस्ट्रेट ऑल्सो, दे आर बाउंड टू द एंजाइम ऑल्सो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यस, वी आर प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा, ठीक है ना। अब मैम यहाँ पे एक और पॉइंट है, एनसीईआरटी कहती है विटामिन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ, क्वेश्चन आता है बेटा हर एक पॉइंट से, तो मैं सबको स्टार मार्क नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल स्टार मार्क है। तो हम कह रहे हैं विटामिन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट, विटामिन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट, विटामिन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट
ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम की स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो उनमें वाइटामिन्स उनके कंपोनेंट में पाई जाती है। तो वाइटामिन्स लाइक वाइटामिन, अभी आपको मैं बताऊंगी नियासिन इज अ वाइटामिन। तो आप देखोगे जितने भी कोफैक्टर्स के एग्जांपल देखते हो ना, जो कोएंजाइम्स होते हैं, उनमें वाइटामिन एक इंपॉर्टेंट उनका कंपोनेंट का हिस्सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में बोला हुआ है कि कौन कौन से कोफैक्टर्स है मैम, जैसे कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एनएडी, फुल फॉर्म है निकोटीनामाइड, अमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD। और एक एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है NADP, निकोटीनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, सब कुछ सेम है, बस फॉस्फेट। तो NAD NADP ये दोनों ही क्या है बेटा, ये दोनों ही एग्जाम्पल है फॉस्फेट। ये दोनों ही एग्जाम्पल है बेटा किसके, ये दोनों ही एग्जाम्पल है कोएंजाइम के। तो ये कोएंजाइम्स में बेटा कौन सा विटामिन पाया जाता है, बोला ना एनसीईआरटी ने कि यार विटामिन्स इनका एसेंशियल कंपोनेंट है, तो नियासिन विटामिन इज इट्स कंपोनेंट। एक एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया कि कैसे इसका कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। इजी खत्म बेटा, कोएंजाइम खत्म। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप का आपको ऐसे ही लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। हीम इज बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर एंजाइम peroxidase and catalase, for enzyme peroxidase and catalase। इनके लिए हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है, मतलब टाइटली बाउंड होता है, ठीक है ना। यस ठीक है ना, यस विटामिन B3 करेक्ट, ठीक है। एनीवे अब बेटा इसके लिए ना एनसीईआरटी ने रिएक्शन भी दी हुई है कि दे कैटलाइज, ये क्या कौन से रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय दिस एंजाइम H2O2 H2O प्लस O2 2 ठीक है ना। इनका कन्वर्जन करती है, ये पेरोक्साइड का कन्वर्जन करती है। तो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। मेटल आयन का तो सिंपल सा फंडा है, ये सिर्फ बेटा आपके एपो एंजाइम से नहीं जुड़ी बल्कि ये साइड चेन से जुड़ी है, सबस्ट्रेट के भी। बस एग्जांपल याद रखो, एग्जांपल तो एनसीईआरटी ने सिर्फ जिंक के लिए दिया हुआ है, दैट जिंक इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर, वैसे दो एंजाइम्स के लिए काम करती है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एनसीईआरटी ने एक ही दिया हुआ है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इन दोनों के लिए एज अ कोफैक्टर काम करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज दोनों के लिए एज अ कोफैक्टर काम करती है जिंक। और बेटा पहले जब हम डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाते थे ना, तो क्लोराइड काम करता है एज अ कोफैक्टर फॉर सलाइवरी एमाइलेज, जो तुम्हारे सलाइवा में प्रेजेंट होती है। तो ज्यादा से ज्यादा ये दो एग्जाम्पल लिख लो और जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे अब, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट विद एग्जाम्पल्स। तो एक हो गई बेटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, टेम्पररी एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम, टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम, they not only bound to apo enzyme but also with the substrate. Vitamins are very important component of coenzymes. NAD NADP are the examples. प्रोस्थेटिक ग्रुप में बेटा हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर पेरोक्सीडेज कैटलेज, जो ये वाली रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है, पेरोक्साइड का कन्वर्जन कर रही है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। एंड मेटल आयन में आपने देख लिया जिंक एज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड क्लोराइड एक्ट फॉर सलाइवरी अमाइलेज,
ठीक है ना। डन डन डन। क्या एनसीईआरटी की रीडिंग करें फटाफट से? जब डन सारे बच्चों का हो जाए तो बेटा एक थम्स अप दे देना, ठीक है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग, पीवाईक्यूज एंड तपस्या सीरीज, ठीक है ना। धन्यवाद पूर्णिमा बेटा, एवरीवन धन्यवाद। चलिए अब बेटा लास्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का को फैक्टर से रिलेटेड फटाफट से रीड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, यस। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। एंजाइम्स में एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। However, there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. यही लिखा होगा। बोला एंजाइम एक पॉलीपेप्टाइड से भी बन सकती है, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड से भी बन सकती है। हालांकि केसेस होते हैं जहां नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जिन्हें कोफैक्टर्स बोलते हैं वो भी एंजाइम से बाइंड करते हैं जो उनको कैटालाइटिकली एक्टिव बनाती है। In these instances, the protein portion of the enzyme is called as apoenzyme. ऐसे सिचुएशन में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे बेटा apoenzyme बोला जाता है, and non-protein पार्ट को कोफैक्टर बोला जाता है। There are 3 type of cofactors that can be identified: prosthetic group, coenzymes and metal ions. ठीक है ना। देखो, prosthetic group are organic compound and are distinguished from other cofactors in that they are tightly bound to the apoenzyme. ये tightly bound होती है apoenzyme से, जैसे कि peroxidase और catalase के केस में which catalyzes the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme जो होता है it is the prosthetic group and it is a part of active site of enzyme. ठीक है ना। Coenzymes are also organic, but their association with the apoenzyme is only transient. Coenzyme भी organic होता है prosthetic की तरह, but इसका जो association है मैम वो transient होता है, temporary होता है, usually occurring during the course of catalysis. सिर्फ और सिर्फ catalysis, जब catalysis मतलब breakdown reaction हो रही है, सिर्फ उसी वक्त का association है। Furthermore, coenzymes serve as cofactor in a number of different enzyme catalyzed reaction. कोएंजाइम कोफैक्टर की तरह काम करते हैं बहुत सारे डिफरेंट बेटा एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में। आपने देखा होगा NADP, NAD, इनका यूज कितने सारी रिएक्शन में यूज होता होगा, है ना। आप या तो आपने अभी पढ़ा होगा या तो आप आगे भी पढ़ेंगे इस चीज का यूजेज। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। विटामिन इनके कंपोनेंट्स होते हैं। कोएंजाइम्स लाइक निकोटीनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, दोनों की फुल फॉर्म सेम है, बस यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इट कंटेन द विटामिन नियासिन, ठीक है ना। A number of enzymes require metal ion for their activity, which forms coordination bond with the side chain of the active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate. सिर्फ एंजाइम के साथ बॉन्डिंग नहीं की, एंजाइम के साथ एसोसिएट नहीं हुआ, बल्कि साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट से भी एसोसिएट होता है बेटा। दैट इज योर कोफैक्टर मेटल आयन। एनसीईआरटी ने लास्ट में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज दोनों के लिए करता है। Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. एंजाइम की जो काम है, एंजाइम की काम ही है कैटालाइटिक एक्टिविटी करना। कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट अगर आपने उसमें से कोफैक्टर को हटा दिया तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी बात के साथ में बेटा आपके टॉपिक की होती है समाप्ति। आप लोगों को साइमल्टेनियसली रिवीजन लेक्चर्स मिल रहे हैं, बट जो बात मैंने आपसे कही थी बेटा वो याद रखिएगा। सिर्फ वही लोग यूज कीजिएगा जिन्होंने पूरे साल भर कामचोरी की थी बेटा, ठीक है ना, जिनको सच में जरूरत है। और या तो वो लोग पढ़िएगा जिनका सारा कुछ इतना अच्छे से तैयार है, अब उनको थोड़ा टाइम है तो वो वन शॉट रिवीजन लेक्चर देख ले रहे हैं एक बार रिवीजन करने के लिए। बट आप खुद से जितनी बार रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल है बेटा। लक्ष्य में आने से पहले मल्टीपल टाइम जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं ना बच्चों, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना आपने उसको। अभी मैं बताऊंगी क्या आप कर सकते हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है ना। पर उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने ना मनीष को 2 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए थे, देखो उसने कैसे लिखा है। ये हैंडराइटिंग बेटा मनीष ना टॉक्सिक शायरी के साथ साथ टॉक्सिक हैंडराइटिंग भी है उसकी, ठीक है ना। तो ये मैं अभी कराती हूँ ये क्वेश्चंस। पहले थोड़े से ना कैटलिस्ट के क्वेश्चंस है, पहले कैटलिस्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है ना। पीवाईक्यू में बेटा थोड़े 2-3 क्वेश्चंस के लिए मैं पोल करा दूंगी, उसके बाद पोल नहीं करेंगे। उसके बाद बेटा फटाफट जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा बहुत आपसे इंटरैक्ट करने का, आपको आगे की अगले साल की थोड़ी सी प्लानिंग बता देंगे,
ठीक है ना, कि आप कैसे अगले साल आओ तो जिस भी बैच में आप पढ़ो तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो पहले तो कुछ बेटा कैटलिस्ट, एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम तपस्या सीरीज करेंगे जहां हम बेटा पीवाईक्यूज एंड अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कैटलिस्ट का आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है ना। कमेंट्स में इसके आंसर दीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। मैंने उसे एक्चुअली ना क्या हुआ था, पीवाईक्यूज में ना 2 पीवाईक्यूज थे जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाए नहीं थे, तो मैंने अभी मेरे फोन में से देखा, मैंने यकीन बैच में भी प्रैक्टिस कराई थी, तो मैंने कहा कि भाई तू ये वाले क्वेश्चंस ना यहाँ पे लिख दे, ये नीट वाले क्वेश्चंस है। तो भाई ने देखो कैसे लिखे हैं टॉक्सिक हैंडराइटिंग में। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट से। Given below are the two statement, malonate is a competitive inhibitor for succinate dehydrogenase, absolutely true beta, competitive inhibitor for succinate dehydrogenase, yes. Malonate closely resembles the substrate succinate in its, malonate closely resembles the substrate succinate in its structure, ठीक है ना। yes, both assertion reason are true. स्ट्रक्चर से तो रिजेंबल करता है तभी तो बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, अगर स्ट्रक्चर से रिजेंबल ही नहीं करता, ठीक है ना, तो कैसे बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता। तो ऑफ कोर्स बेटा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। अरे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि बेटा जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का जो सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट, उसकी शक्ल और इसकी शक्ल काफी मिलती जुलती है, तो दोनों एक्टिव साइट पर बेटा बाइंड करने के लिए फाइट करते हैं, एंड दैट इज वाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, catalyzed reactions proceeds at rates vastly higher than that of uncatalyzed one। बोला कि जो कैटेलाइज रिएक्शन है, मतलब एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन है, वो बहुत ज्यादा हाई रेट, प्रोसीड एट वेरी हाई रेट देन अनकैटेलाइज रिएक्शन। ऑफ कोर्स बेटा तभी तो बेटा हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन में आपने बेटा टर्नओवर नंबर, आपने एफिशिएंसी भी देखी, 200 बन रहे थे H2CO3 1 घंटे में ना, और आपने बेटा 6 लाख H2CO3 बना दिए 1 सेकेंड में। एफिशिएंसी भी ज्यादा और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, फास्टर रेट से बेटा प्रोसीड करता है, ट्रू है। फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज, ये वाली जो लाइन है ना ये नीट में आया हुआ सवाल है, ये सेकंड वाली जो लाइन है। फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी टर्मिनल अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, इट इज कॉल्ड एज द एन टर्मिनल। पहले अमीनो एसिड और लास्ट अमीनो एसिड में फर्क ही है कि लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है, ये नीट में आया हुआ सवाल है, अभी जो मनीष ने गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है ना वो वही वाला है, तो इसे सी टर्मिनल कहते हैं। और फर्स्ट अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री होता है तो उसे एन टर्मिनल कहते हैं। सो दिस statement is false, first statement is correct but second statement is incorrect, option 1 is the correct answer, ठीक है ना। yes, चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, inorganic catalyst work efficiently at high temperature, absolutely true। नॉर्मल बेटा कैटलिस्ट यानी बायो कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं बेटा वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और आपकी जो एंजाइम्स होती है बायो कैटलिस्ट वो डीनेचर हो जाती है, दे कैन नॉट बेटा, दे नीड सम ऑप्टिमम टेम्परेचर टू वर्क, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर, एफिशिएंटली काम करती है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रिवाइस और अ पॉकेट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट फिट्स, यस ट्रू। एक्टिव साइट एंजाइम की बेटा वो क्रिवाइस या वो पॉकेट्स होती हैं, वो साइट्स होती है जिनमें सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। एंजाइम होता है, सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के पास आते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये भी बताया था कि जब बेटा सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है ना तो एंजाइम की भी एंजाइम में कुछ चेंजेस इंड्यूस होते हैं, कुछ चेंजेस बेटा इंड्यूस होते हैं, और ये चेंजेस सबस्ट्रेट को एंजाइम से और ज्यादा बेटा अच्छे से फिट होने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये टेम्पररी होता है और एक बार में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस जिसे ट्रांजिएंट स्टेट बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट्स बोला जाता है, वो स्टेट जरूर बनती है, इंटरमीडिएट स्टेट जरूर बनती है, बट वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो स्टेबल नहीं होती, तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी ना। सो इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू, एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ऑप्टिमम वैल्यू के पहले और ऑप्टिमम वैल्यू के बाद दोनों में डिक्लाइन करती है, ऑब्वियस सी बात है। बेस्ट एक्टिविटी बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑप्शन 3।
चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब बेटा नीट के सवाल है, एक बारी मुझे देख लेने दो कि नीट के क्वेश्चन ना, तो हेडिंग डाल लेते हैं तपस्या सीरीज। एक बारी मुझे देख लेने दो कि ये पहला क्वेश्चन जो है ये नीट कौन से ईयर का है, ईयर नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, एक बारी ईयर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो जी, ये है पहला नीट 2024, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है नीट। मैं आपको ना 4 सवाल हैं, 4 सवालों के लिए क्या करती हूँ, आप लोग के लिए पोल कराती हूँ और उसके बाद बेटा अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है नीट 2024 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। आपको कराते हैं पोल, 45 सेकेंड्स आपको देते हैं। चलिए थोड़ा ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा ना, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। चलो, और बेटा अगर तुम्हारे पास पोल वोल नहीं आ रहा है ना, नॉर्मल कर लो यार, ठीक है ना, नॉर्मल अपने बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, शोशेबाजी नहीं करनी है, वो तुम नीट क्रैक करके करना बेटा, शो ऑफ जितना करना है। ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का भी एक क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है मुझे, बट चलो कोई नहीं, कर लो यार कर लो। ध्यान से पढ़ के, है ना, इजी क्वेश्चन है। हो गया, बोला कि सीक्वेंस में अरेंज करना है, सीक्वेंस में क्या अरेंज करोगे, एंजाइम की एक्टिविटी को बताया हुआ है। सो सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये सबसे पहले होना चाहिए, ई सबसे पहले होना चाहिए, ई सबसे पहले होना चाहिए। सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि ये सेकेंड स्टेप होना चाहिए, ए यानी कि थर्ड होना चाहिए। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद बेटा केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट के टूटते हैं, यानी कि 3EAD। फिर बेटा क्या होता है, आपका धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट अलग हो जाता है, यानी कि रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट, ये स्पेलिंग गलत दी हुई है, यानी कि दिस इज फोर्थ। प्रोडक्ट अलग हो जाता है तो फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, दिस विल बी द लास्ट स्टेप, यानी कि नंबर 5। ऑप्शन 3 आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है, ऑप्शन 3 आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन 3। देखते हैं कुछ बच्चे बेटा, ये ए आंसर कितने, बी सबसे पहले क्यों, बी तो सबसे लास्ट में हो ना बेटा। फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट का क्या मतलब हुआ, रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट मतलब पहले सबस्ट्रेट से तो बाइंड कराओ, जब पहले सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा उसके बाद ही तो वो बेटा अवेलेबल होगा ना फॉर अनदर एंजाइम, बोला हुआ है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जिन्होंने भी बेटा बी को पहला लगाया है, हाँ, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट मतलब एक को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुकी है फिर बाद में, ठीक है ना। चलिए ये हो गया ऑप्शन 3। एक बारी रुको बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर देख लेती हूँ। अगला क्वेश्चन होगा तुम्हारा जो मनीष ने गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है ना, सीक्वेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी बट कोई नहीं। दिस इज नीट 2023, ठीक है ना, इसके लिए भी एक बारी पोल करा लेते हैं। चलिए ये है नीट 2023, इसको मैं तपस्या का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रही हूँ। रीड कर पा रहे हो इस चीज को, लिखा हुआ है प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाई C टर्मिनल एंड राइट रिप्रेजेंटेड बाई N टर्मिनल, आई होप यही लिखा होगा, है ना। और सेकेंड स्टेट में लिखा हुआ है एडल्ट हीमोग्लोबिन, देखना लिखा ही नहीं है, एडल्ट हीमोग्लोबिन हैज 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है ना। ये है दूसरा स्टेटमेंट। चलो करो, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है अरे यार, स्टॉप पोल, चलो, अरे यार अब ऑप्शन देती हूँ, अरे यार अब छोड़ो यार, इसको ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, ऑप्शन ही नहीं लिखा, मैं कह रही हूँ ऑप्शंस कहाँ हैं। अच्छा सॉरी मनीष ओपी, a protein is represented as a line, left represented by C, right represented नहीं, लेफ्ट यानी कि इस साइड वाला दिस इज N एंड राइट इज बेटा C टर्मिनल, ठीक है ना। एंड बोला ये है लेफ्ट रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट, फर्स्ट में C टर्मिनल, गलत है, ठीक है ना, तो फॉल्स हो गया, आप ऐसे ही कर लो अभी मार्क। एडल्ट हीमोग्लोबिन हैज 4 सब यूनिट, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज हाँ,
ये समझ में आ गया ना, बी इज करेक्ट, हाँ बी इज करेक्ट, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये नीट 2023 का दूसरा सवाल था, इसमें आपका बेटा आपको मिल गए अंडा नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी बेटा मनीष ने लिखा है, ये इसने साथ के साथ आंसर भी लिख दिया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, मैं अगले क्वेश्चन में पोल करा दूंगी। ये भी नीट 2023 का ही सवाल है, इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। मैं पढ़ देती हूं बेटा आप लोगों के लिए। मैलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, क्या लिखा है इसने, बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, ऐसे तो तुम कर लेते बेटा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ना, हाँ। इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट्स, अभी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है मैलोनेट सक्सिनेट के लिए, ठीक है ना। वैसे तो चलो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आई थिंक बेटा सीक्वेंस में आ ही जाएगा। 2023 का एक और क्वेश्चन है, 2023 का ये भी क्वेश्चन है, इसके लिए करते हैं, ठीक है ना। ये है 2023 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ईयर हो गया 2023, ठीक है ना। आपके लिए कर देते हैं इसमें पोल जनरेट और आप कीजिए पोल में आंसर खत्म। पोल स्टॉप्ड हो गया ना, ठीक है, हटाओ, ये कुछ भी आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन के लिए पोल कराया जाएगा, चलिए पोल करिए। आज पता चला कि मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत ही अच्छी है, रविकांत कह रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा। देखो हर चीज कंपैरेटिव होती है, जिस दिन आप दूसरों का दुख देखोगे तो लगेगा कि आज पता चला कि मैं कितना खुश हूं, और जब आप लोगों की खुशी देखोगे तो पता चलेगा कि आज मैं कितना दुखी हूं, ठीक है। हर चीज कंपैरेटिव होती है बच्चों, ठीक है ना। चलिए चलिए चलिए, जल्दी 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 कीजिए इसको बेटा। Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys the enzymatic activity because proteins are denatured by heat. Absolutely true. Low temperature से enzyme inactive हो जाता है और high temperature से वो denature हो जाता है. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is called as competitive inhibitor. जब आपका inhibitor बेटा closely resemble करता है substrate से, शक्ल सूरत सेम है, molecular structure सेम है, तो इसे competitive inhibitor बोला जाता है. Yes, both the statements are absolutely correct. Option 3 is the correct answer. Question number 4, answer number 3. अरे भाई ठीक है, 84% बच्चे, लेकिन 10% बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं. चलिए बहुत बढ़िया बेटा. चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये किस चीज का है बेटा, आई थिंक ये नीट 2022 का है. बेटा पोल नहीं करा रही मैं, फटाफट से करो यार, फटाफट से. देख रहे हो ना टाइम कितना जाता है ना. नीट 2022 का है मेरे ख्याल में, बट मैं चेक कर लेती हूँ. यह है क्वेश्चन नंबर 5. चलो इसके लिए पोल कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पोल कराऊंगी. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पोल करा रही हूँ 60 सेकंड का. चलिए आंसर दीजिए इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. और ये है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बाद में करते हैं, ये नीट 2022 का ही है, ठीक है ना. आई थिंक सो. चलिए, a dehydration reaction links two glucose molecules to produce maltose. मैंने आपको 2 ग्लूकोज जोड़ के भी बताए थे. अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो मतलब कि आपको समझ में आएगा कि एक कैसी रिएक्शन होनी चाहिए. बट यहाँ तो पूरे आंसर ही बेटा कमेंट में, मतलब इस क्वेश्चन में आंसर भी बताया हुआ है. अब बस आपको बस उसको ढूंढना है भाई इसमें से. तो बोला अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला 6,6H12O6 है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज. देखो C6H12O6, जब ये दो बारी जुड़ेंगे, जब ये जुड़ेंगे, 2 ग्लूकोज जुड़ेंगे तो माल्टोज बनेगा ना. C6 मतलब 12, H12 मतलब 24 और O6 का मतलब होता है 12. लेकिन क्या ये माल्टोज है? नहीं. जब बेटा 2 C6H12O6 कंबाइन करके माल्टोज बनाते तो माइनस H2O भी होता है. 2H और एक ऑक्सीजन हटाओ, 2H मतलब H22 और O हो जाएगा 11. माइनस H2O भी तो करोगे ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इतनी मैथमेटिक्स तो तुम्हें आती है बेटा. तो C12H22 एंड O11, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर किया है. देखा, पता था मुझे, इसलिए मैंने पोल कराया, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने ये सी आंसर दिया होगा. देखा आप में से कितने सारे सपोलों ने यही आंसर दिया है जो मैंने आपको बताया ना. डिहाइड्रेशन करी ही नहीं है, आंख बंद करके बता दिया कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं मैम, है ना. हमने माइनस H2O थोड़ी करना है मैम.
-H2O भी करके दिखाना है। और तुम्हें बेटा क्वेश्चन में सब कुछ चीख चीख के कहा हुआ था, फिर भी तुम बेटा जहर तो उगलोगे ही ना। क्वेश्चन में सब कहा हुआ है अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, लेकिन डिहाइड्रेशन किसने देखा है मैम, किसने देखा है डिहाइड्रेशन? हमें तो बेटा जोड़ना है बस, है ना बेटा। ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना है आपको अपने एग्जाम में, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? चलिए एनीवे, अब बेटा इसको फटाफट से ऐसे ही कर लो, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग है, बहुत इजी है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है, क्योंकि वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। डी का हो गया 2, डी का एक ही ऑप्शन में 2 दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। ए का 4, ग्लाइकोजन जो होता है स्टोर्ड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि लिवर में स्टोर हो रहा है आपके बेटा स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, तो बी का हो गया 3। स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स बेटा प्रोटीनिशियस भी होते हैं, हार्मोन्स बेटा स्टीरॉइड्स भी होते हैं, तो सी का हो गया 1। बहुत क्लियरली ऑप्शन 1 आंसर दिख रहा है, इसमें तो कोई दुखदर समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नॉट पूछा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। एक बार क्वेश्चंस का लेवल भी देखो कितने इजी क्वेश्चंस है। सो दीज आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है भाई, इसके बिना सर्वाइवल कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक ये भी 2021 का है। सारे स्टेटमेंट्स को रीड करो, ठीक है ना। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स, और फिर पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नो बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड भी होते हैं। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, यस लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। कोलिन भी होता है, फॉस्फेट भी होता है उसमें। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल, यस ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल। पामेटिक एसिड में 20 कार्बन कतई नहीं होते, अराकिडोनिक एसिड में होते हैं, इसमें तो 16 कार्बन होते हैं। अराकिडोनिक में 16 नहीं होते हैं, उल्टा दिया हुआ है ना। तो बी और सी स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, बी और सी, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, यह है 2020 का। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले वाला जो होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और जो दूसरे वाला होना चाहिए वो प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में दिखता है। तो काइटिन तो कार्बोहाइड्रेट है, बट ये प्रोटीन नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, बट ये प्रोटीन नहीं है। इन्यूलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुलिन इज अ प्रोटीन। जिन नालायकों ने इसका आंसर गलत दिया है ना बेटा, शर्म कर लेना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है तुमने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं है तुमने। हाँ, रंग बिरंगे आंसर आ रहे कमेंट सेक्शन में। हाँ, इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या था? स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड, बीटा फ्रक्टोज का बना हुआ था, तो उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी। इंसुलिन हार्मोन है जो प्रोटीनिशियस है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाते हैं और तुम घूम जाते हो। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी 2020 का ही है, ठीक है ना। राइसिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, डी का हो गया 1, एक ही ऑप्शन में दिया है भाई, डी का मार्क करते ही आंसर मिल गया। इनिबिटर ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटीज मेलोनेट, सक्सीनेट का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है फॉर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ए का हो गया 2। पोजेसेस पेप्टाइड बॉन्ड, किसके पास पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? प्रोटीन के पास। प्रोटीन क्या है इसमें से? कोलाजन इज अ प्रोटीन, बी का हो गया 4। सेल वॉल मटेरियल इन बेटा फंजाई, दैट इज काइटिन, सी का हो गया 3। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइसिन, लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, बहुत इजी। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the most abundant protein in the animal world? The most abundant organic substance found on earth, cellulose. The second most abundant organic substance found on earth, second most abundant, chitin. The most abundant protein in the whole biosphere, Rubisco. The most abundant protein in the animal world, collagen. Option 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, Concanavalin, A is a secondary metabolite, is a lectin. Direct question, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टेबल को जरूर देख के जाना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं वहां से, ठीक है ना। अभी तो तुम क्या ही देख के जाओगे, अभी तो तुम बेटा 12th में आओगे। चलिए अब बेटा
तपस्या के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। पीवाईक्यूज करके कैसा लगा? तुमने 2019 तक के सॉल्व किए हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तुमने, ठीक है ना। अब इस साल जो पेपर आएगा दिस विल बी द 7th वाला, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ बेटा कि पीवाईक्यूज करके कैसा लगा? अभी तो हम और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। सही, इजी है। थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन में शायद तुमने बेटा एक्स्ट्रा दिमाग या कोई दिमाग नहीं लगाया तो वो अलग बात है, बाकी एज सच बायोमोलिक्यूल से कोई बेटा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है ना। यस, ठीक है। चलिए अब बेटा फटाफट से बाकी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। ट्रिप्टोफान इज अ अमीनो एसिड, यस एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसिन इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड, ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। ग्वानोसिन, ग्वानिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, ग्वानोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड क्योंकि शुगर के साथ में बेस के साथ में शुगर जुड़ गया है। एंड ग्वानाइलिक एसिड विल बी अ न्यूक्लियोटाइड, तो ये गलत हो गया। पामेटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अराकिडोनिक एसिड बेटा एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, सही है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, अभी अभी पढ़ा है बेटा। एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम एंड कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, ठीक है ना। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता, आरएनए कंटेनिंग एंजाइम होता है। दे आर प्रोटीन दैट कैटलाइज रिएक्शन, they are nucleic acid that behaves as enzyme, they are not inorganic catalyst, they are not hormones, ठीक है ना। so option 2 is the correct answer, ठीक है। question number 17, question number 17, which type of protein architecture does hemoglobin exhibits। hemoglobin का प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? hemoglobin exhibits quaternary structure of protein। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट होती है जो प्रोटीन होती है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ बेटा प्रोटीन सब यूनिट्स है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है अमीनो एसिड का, सारे अमीनो एसिड ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ऐसा फॉर्म होता है जहां बेटा ओवरऑल चार्ज जो होता है 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बेटा बैलेंस्ड होते हैं, न्यूट्रल, ठीक है ना। एंड ये आपको ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, सी ओनली। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमरिक सब्सटेंस। नॉट अ पॉलीमरिक सब्सटेंस, लिपिड्स आर नेवर पॉलीमर्स, लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं होते। प्रोटीन्स आर नेवर होमोपॉलीमर्स, वो होमोपॉलीमर्स कभी नहीं होते। प्रोटीन्स हमेशा हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। बाकी सेलुलोज इन्यूलिन तो पॉलीमर है ही है बेटा, ठीक है ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब बेटा ध्यान से रीड करो। पहला स्टेटमेंट कहता है एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। किस किस को ये लाइन याद आ रही है? जब मैंने आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराई थी तो मैंने कहा था कि आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज का कंटेंट होता है ना, जैसे न्यूक्लियस का कंटेंट न्यूक्लिक एसिड है, वो आपके बेटा रिप्रेजेंट करता है एसिड इनसॉल्युबल पूल को। इनसॉल्युबल पूल जो होता है उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, वो यूजुअली बचा हुआ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और आपके सेल ऑर्गेनेली का कंटेंट रिप्रेजेंट करता है। बट मेजरली आपका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एसिड सॉल्युबल पूल। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद आ रहा है बेटा? शायद ये हमने ना नोट भी नहीं की थी, फिर मैंने कहा था कि बेटा इसे नोट भी कर लो, ठीक है ना, याद आ रहा है ना। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। Cellulose is not a storehouse energy, that is starch. Cellulose तो बेटा cell wall structural polysaccharide होता है, this is false. Chitin is a simple polysaccharide that forms the exoskeleton of arthropods. बेटा इस स्टेटमेंट में क्या गलती है, कोई निकाल पाया? इस स्टेटमेंट में क्या गलती है, कोई निकाल पाया? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स आर नाइट्रोजिनस बेसिस। यस, नाइट्रोजिनस बेसिस हेट्रोसाइक्लिक होते हैं क्योंकि इनमें जो रिंग्स होती है उन रिंग्स में डिफरेंट एटम्स होते हैं। अरे ये फॉल्स क्यों लिखा मैंने? ट्रू है ना, ट्रू। तो आपका एक्चुअल में ए और डी जो है वो ट्रू है, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। बट उस स्टेटमेंट में क्या गलती है? सिंपल वर्ड जो है वो गलती है।
करेक्ट बात है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन, दिस इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। लेकिन वैसे तो बेटा ऑप्शन में भी था नहीं है पानी। थैंक यू भैया। भैया तो एकदम वो डीडी, वो कौन सी मूवी, कभी खुशी कभी गम में नहीं होता है, शाहरुख आता है उसकी मम्मी को पता चल जाता है, मैं जैसी, हाँ अच्छा ठीक है ना, तो वैसे तो तुम कर ही लेते, बट ठीक है एनीवे, मैं जैसे ही बेटा बोलने जा रही थी कि मेरे को पानी चाहिए ना, वैसे ही भैया आगे एकदम गाना कोई और, मूवी कोई और, धुन कोई और गा रही हूं मैं बोल कभी खुशी कभी गम रही हूँ, और गा मैं कौन सा रही हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, कुछ भी चल रहा है यहाँ, ठीक है ना। चलो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इन ह्यूमन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लोअर अबंडेंस कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, हाइयर अबंडेंस। बेटा हमारी बॉडी में हाइयर होते हैं परसेंटेज, आप चाहो तो याद रख सकते हो, बट वैसे कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है अर्थ के क्रस्ट के कंपैरिजन में हाइयर होती है, ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली फाउंड इन बोथ लिविंग टिश्यूज। बोला इनमें से नॉट टिपिकली फाउंड इन बोथ, सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन आपका नहीं, इन बोथ लिविंग टिश्यूज क्यों लिखा हुआ है, लिविंग टिश्यूज में सिलिकॉन इज नेग्लिजिबल, है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना टेबल में, नेग्लिजिबल होता है सिलिकॉन, अर्थ क्रस्ट में होता है पर लिविंग टिश्यू में नहीं होता। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेसिथिन। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना, it is a phosphorylated glyceride found in the cell membrane, its structure contain, अच्छा which of the following is correct पूछा हुआ है, ठीक है, its structure contains 3 fatty acids, 2 nitrogen atoms are attached to the phosphoric acid, it is an esterified fatty acids found in nucleotides। वैसे तो आपको पहले ही पढ़ते ही आंसर मिल जाता, तो बोला हुआ है करेक्ट क्या है, इट इज एन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड, कोई लेना देना नहीं है बेटा इसका न्यूक्लियोटाइड से। 2 नाइट्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द फॉस्फोरिक एसिड इन स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा हो, जो पहला स्टेटमेंट बोला हुआ है ना कि फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड होती है जो सेल मेम्ब्रेन में मिलती है, अरे सी आंसर कोई क्यों दे रहा है भाई, 2 नाइट्रोजन एटम कहां दिखे थे तुम्हें, मुझे एक बात बताओ, ये करेक्ट आंसर है। आपने ग्लिसरॉल का ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था ना बेटा, आपने ग्लिसरॉल का यहां आपने R1 जोड़ा, यहां आपने R2 जोड़ा, यहां आपने फॉस्फेट जोड़ा था, याद आ रहा है, यहां आपने फॉस्फेट जोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 23, और इसके साथ में आपने बेटा एक कोलिन ग्रुप को जोड़ा हुआ था, एक ही तो नाइट्रोजन बनाया था, याद आ रहा है, तो दिस इज तो इनकरेक्ट, ठीक है। इट कंटेन्स 3 फैटी एसिड, बिल्कुल भी नहीं मैम, इसमें एक फैटी एसिड, दूसरी फैटी एसिड और तीसरी तो क्या होती है, फॉस्फेट होती है, और फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ होता है कोलिन ग्रुप, ठीक है ना। सो इट इज बेसिकली अ फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड, मतलब कि आपने ग्लिसरॉल को फॉस्फोराइलेटेड कर दिया और ये आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सबको समझ में आया ये बेटा। वैसे सारे ऑप्शंस पढ़ लिया करो, अगर आपको कभी भी किसी लैंग्वेज में दिक्कत है ना, तो आप सारे बेटा क्वेश्चंस में सारे स्टेटमेंट को पढ़ लिया करो, ठीक है ना। यस चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following amino acid has both an amine group and a carboxylic group in its structure। सारे बेटा all amino acid has, बेटा नाम ही है इसका अमीनो एसिड, अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप सब में होता है। अब किसी में अमाइनो ज्यादा हो सकते हैं, किसी में बेटा कार्बोक्सिलिक ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 25, a fatty acid has dash attached to the R group, choose the option which fills in the blank। a fatty acid has dash attached to an R group, carboxylic group। fatty acid is a long chain of hydrocarbons, पढ़ा था ना, long chain of hydrocarbons attached to a carboxylic group, तो आप इस long chain को ही तो R कहते हैं ना, R with carboxylic group। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है बेटा। ट्राइग्लिसराइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल डिपेंडिंग अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट। यस, ट्राइग्लिसराइड्स आर ऑफ 2 टाइप, वन लिक्विड वन सॉलिड, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है ना।
तो आपसे पूछा क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही। अच्छा, बहुत सारे में फर्स्ट करेक्ट है। अ फैटी एसिड कैन हैव मैक्सिमम 20 कार्बन इन टोटल। यस, इन टोटल मतलब इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। फैटी एसिड में टोटल 20 कार्बन हो सकते हैं, आर ग्रुप में मैक्सिमम 19 हो सकते हैं, बट टोटल बोला है तो कार्बोक्सिलिक को इंक्लूड करके बिल्कुल 20 हो सकते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, बिल्कुल लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल वैक्सी ग्रीजी सब्सटेंसेस। ग्लिसरॉल इज अ सिंपल लिपिड नोन एज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेटा। ग्लिसरॉल इज अ सिंपल लिपिड, एनसीईआरटी कहती है ग्लिसरॉल भी एक लिपिड होता है, फैटी एसिड भी एक लिपिड होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी लिपिड बनता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following nitrogenous bases is purine? Adenine, adenine is a purine, adenine and guanine, ठीक है ना। ऑप्शन 1 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 28, what are essential amino acids? जो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे हैं, तो हमें उसे डाइटरी प्रोटीन्स सोर्सेस से लेना पड़ता है, नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। अमीनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड, अमीनो एसिड दैट मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू द डाइट। यस, अमीनो एसिड दैट आर नॉट रिक्वायर्ड, भाई रिक्वायर्ड तो होती है तभी तो आप डाइटरी प्रोटीन से लेते हो, दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। नो, अमीनो एसिड दैट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट, एसेंशियल है क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं बन रही है, नॉन एसेंशियल है क्योंकि ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रही है, तो उसका हमें लोड नहीं है। हमें लोड बेटा उस चीज का जो हमारे पास नहीं होता, और जब वो हो जाता है तो हमें बेटा उसको अनलोड करना होता है। खैर कोई तुक नहीं बना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, मैच द फॉलोइंग। GLUT4 इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ए का हो गया बेटा 4, ए का हो गया 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। ट्रिप्सिन बेटा एक एंजाइम होती है, पैंक्रियाटिक जूस में मिलती है वैसे, बी का हो गया 3। इंसुलिन जो होती है एक हार्मोन होती है बेटा, और कोलाजन जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस होता है, डी का हो गया 1। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब बेटा 30, क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस इसीलिए रखे हैं ताकि एक बारी ना आप परसेंटेज भी देख लो सारी चीजों की। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल फाउंड इन अ लिविंग सेल बेटा, 70 से 90% पानी ही पानी। ए का हो गया बेटा 3, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। प्रोटीन्स हो गए 10 से बेटा 15%, 10 से 15% होते हैं प्रोटीन। बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। न्यूक्लिक एसिड्स हो गए बेटा आपके 5 से 7%, यानी कि सी का हो गया 2, सी का हो गया 2। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए बेटा आपके 3%। एक बारी परसेंटेज से भी आप बेटा गो थ्रू कर लो, इसलिए क्वेश्चन रखा है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, पिगमेंट्स, टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ड्रग्स। पिगमेंट्स आपका हो गया एंथोसाइनिन, लेक्टिन हो गया आपका कॉनकैनावलिन। ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। सी का हो गया 1, सी का हो गया 1। फिर आ गया बेटा टॉक्सिन्स एंड आपके आ गए बेटा ड्रग्स। तो टॉक्सिन्स हो गया आपका बेटा राइसिन, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। और बेटा ड्रग्स हो गया कर्क्यूमिन। गलत तो नहीं मार्क किया बेटा मैंने, थम्स अप दे दो। 1 हो गया इसका आंसर बेटा, ठीक है ना। ये तो बेटा याद रखने वाला मतलब टॉपिक है। आपको आंसर्स मतलब ये तो तभी पता होगा जब आपको सारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरीज पता होगी, पिगमेंट क्या है, टॉक्सिन क्या है, लेक्टिन्स क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो थम्स अप मिल गया। क्वेश्चन नंबर 32, सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन 3। काइटिन क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन। बी का हो गया बेटा 3, बी का हो गया, बी का हो गया है काइटिन, बी का 3। मैंने क्या गलत आंसर मार्क किया है, नहीं ना। ए का 4, बी का 3 सही तो है, थर्ड ऑप्शन। सी का 2, स्टार्च जो होता है वो एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स होता है, ठीक है ना। सी का 2 और बेटा एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स, डी का हो गया 1, ठीक है ना। काम चोरी कर रही थी मैं, वहां जाके मार्क नहीं कर रही थी, फिर खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सा मार्क किया है मैंने। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 33, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है एपो एंजाइम। ए का हो गया बेटा 3, ए का हो गया 3, ए का 3 बेटा 3 ऑप्शन में दिया है भाई, 3 ऑप्शन में ए का 3 दिया है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, तो ऑर्गेनिक ग्रुप टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4। कोएंजाइम बेटा ऑर्गेनिक होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं, ट्रांजिएंट एसोसिएशन होती है। सी का हो गया बेटा 2, सी का हो गया 2। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बेटा, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, इसमें आप बेटा मौत क्यों आ रही है आपको।
लाइगेजेस बेटा ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ए का हो गया टू, ए का हो गया टू, ए का हो गया टू, चलो थैंक गॉड एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन 1। आइसोमरेजेस आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर, बी का हो गया 1। ट्रांसफर इज ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बिटवीन सबस्ट्रेट्स, ठीक है, एंड हाइड्रोलेज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय एडिंग वाटर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 34 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मैच द फॉलोइंग, मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड, बिहेव एज एंजाइम बेटा राइबोजाइम, एंटीबॉडी फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। 1 ए एंड डी सेम इन प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन सेम बना दिया क्या, ए एंड डी कहाँ है प्रीवियस क्वेश्चन में, ए एंड डी सेम, ए का 3, बी का 4, सी का 2, अच्छा अच्छा यहाँ यहाँ, हाँ ये भी आंसर है, सही बात है सही बात है सही बात है बेटा, हाँ सही बात है। क्वेश्चन नंबर 33 में दोनों सेम ऑप्शन है, कई कई बार हो जाता है बेटा, कोई नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 36, हाय राम, अब ये परसेंटेज किसको याद है भाई, आप ही लोग आंसर बताओ, चलो जल्दी जल्दी बेटा, क्योंकि ये परसेंटेज डेटा बेटा मुझे खुद भी याद नहीं है एग्जैक्ट डेटा, ठीक है ना। चलो एग्जैक्ट डेटा बताओ बेटा, कौन कौन से हाइड्रोजन, हाँ हाँ ए एंड डी लगा लिया बेटा, ठीक है दोनों ऑप्शन बोनस हो गया। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 33 में दोनों ऑप्शन सेम है, कर तो दिया। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से बेटा, गलत आंसर मत देखना देना। मैंने ये बेटा देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आज तक आए नहीं है, पर परसेंटेज वाले क्वेश्चन बेटा जानबूझ के इसीलिए रखा है ताकि आप एक बारी परसेंटेज को देख लो, ठीक है ना। ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, तुमने देख के आंसर दिया या बिना देखे आंसर दिया, ऑप्शन 3 देख के आंसर दिया या बिना देखे आंसर दिया, ये बताओ, हमें भी याद नहीं है, सच 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 बताओ, देख के आंसर दिया या बिना देखे, तुम्हें सच में याद था, तुमने देखा था परसेंटेज। हाय राम, गलत बता रहे हो क्या, क्या आंसर बता रहे हो तुम, ए का 4, जो बच्चे ये आंसर बता रहे, ए का 4 बता रहे हो, बी का 3 बता रहे हो, सोडियम हो गया बेटा 2.5 और सल्फर हो गया डी, ठीक है, बिना देखे, पक्की बात। एक बारी बेटा फिर भी डेटा चेक कर लेना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मैं बाद में डेटा चेक करती हूँ। क्वेश्चन तुक्का क्या लगा रहे हो भाई, तुक्का वुक्का मत लगाओ। चलो ये क्वेश्चन नंबर 36 बाद में देखते हैं, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है मैम, हमें ये याद है हाइड्रोजन मैक्सिमम है, चलो ये भी सही है, हाइड्रोजन मैक्सिमम है। चलो अब बेटा उस क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे, वैसे तुम पे भरोसा है मुझे, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी बेटा टू बी ऑन द सेफ साइड। चलो क्वेश्चन नंबर 37, एक बारी डेटा देख के जाने में कोई बुराई नहीं है बेटा, बाई चांस आ ही गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 37, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, बिल्कुल सही है बेटा, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, ऑर्थलिल, ठीक है ट्रू। इफ प्रोडक्ट इज एट अ लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर बोला प्रोडक्ट, आपका ये सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट है, बनाया भी हमने यही है, तो बोला अगर प्रोडक्ट जो है लोअर एनर्जी लेवल पे है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये 100 है ये 50 है, तो 50 बाहर गया ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुआ बेटा, ठीक है ना। यानी कि दिस इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन गलत मार्क किया है ना बच्चों ने, वेट करो बेटा, 36 क्वेश्चन को हम वापस से चेक करेंगे बेटा, एनसीईआरटी का डेटा, ठीक है ना। अरे कोई नहीं वेट करो बेटा, वेट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सीन इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बेटा द माइक्रोमोलिकुलर कंपाउंड आर फाउंड इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, ना कि इनसोल्यूबल, एनसीईआरटी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलती है, ठीक है ना। We use trichloroacetic acid to grind the living tissue. This is absolutely correct बेटा। देखो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपका अमीनो एसिड हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये सारी चीजें आपको बेटा एसिड सोल्यूबल पूल में मिलती है, इनसोल्यूबल पूल में नहीं मिलती।
एंड ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड को तो बेटा हम यूज कर रहे हैं ग्राइंडिंग के लिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गई इनकरेक्ट हो गई, सेकंड स्टेटमेंट जो हो गई करेक्ट हो गई, ऑप्शन 2 जो हो गया करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, कोएंजाइम निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कंटेन द विटामिन नियासिन। अभी अभी पढ़ाया था बेटा, कोएंजाइम जो होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी और एनएडीपी दोनों का बेटा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नियासिन। ठीक है ना, करेक्ट बात है। कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम, यस, इसीलिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कैटालाइटिक एक्टिविटी बेटा हट जाएगी अगर आपने कोफैक्टर्स को हटा दिया, तभी तो उसके लिए जरूरी है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक 50 तक क्वेश्चंस तो होने चाहिए कम से कम। कोफैक्टर्स आर बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, एब्सोल्युटली ट्रू। प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज बेटा एपोएंजाइम। Heme is the prosthetic group, absolutely true. Heme is the prosthetic group for enzyme peroxidase and catalase. अभी भी करा है बेटा, दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 41, द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो आपकी लीनियर चेन्स होती है अमीनो एसिड की, वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। लीनियर चेन बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये जो सीधी चेन है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, एब्सोल्युटली ट्रू। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, फॉल्स। अभी अभी मैंने आपको बताया नॉन एसेंशियल नहीं, ऐसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रही है। एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपको बेटा नहीं मिल रहा है वो आप क्या करते हो बेटा, डाइटरी प्रोटीन से आप वो लेते हो। ठीक है ना, सो option first is correct and 2 is incorrect, option 1 is the correct answer। ठीक है ना, मौत आ रही है क्वेश्चन करते करते, ज्यादा नहीं बचे बेटा, बस थोड़े से बचे हैं, थोड़े से ही दिख रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 42, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटा सारे कंटेंट कवर होगा ना। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड्स टिपिकली एक्सीड्स 10,000 डाल्टन। नहीं, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रो मॉलिक्यूल। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट बल्कि बेटा 1000 के कम के रेंज में आता है, और फिर भी वो बेटा 10,000 से ऊपर वाली रेंज वाले मैक्रो मॉलिक्यूल वाले पार्ट में चली जाती है, क्योंकि वो वेसिकल्स बनाती है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट तो उसका 1000 डाल्टन से कम का है ना, सो दिस इज फॉल्स। Compounds in the acid soluble pool typically have a molecular weight ranging from 18 से 800 डाल्टन। yes, एसिड सोल्यूबल पूल में रेंज जो होता है ये होता है या तो 1000 डाल्टन से कम या तो ये वाली रेंज। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड टू अ फॉस्फेट which in turn attaches with the sugar। अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। मान लो मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाऊं, न्यूक्लियोटाइड में एक होता है बेटा शुगर, जो कि आप बनाते हो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। शुगर के साथ अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस, ये मैंने आपको बताया भी था। और शुगर के साथ ही अटैच्ड होता है बेटा फॉस्फेट, ऐसा होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज्ड ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड टू अ फॉस्फेट। क्या ये नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट से अटैच्ड है? बिल्कुल भी नहीं बेटा। नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड विद द शुगर, इज अटैच्ड विद द शुगर एंड शुगर इज अटैच्ड विद द फॉस्फेट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। अगर आपको समझ में आया तो बेटा एक थम्स अप देना। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मैम, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, शुगर भी होता है। बस क्या होता है बेटा, आपका जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो शुगर से अटैच होता है और शुगर फिर फॉस्फेट से अटैच होती है। नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट से अटैच नहीं होता है। ठीक है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव नोन एंड आइडेंटिफाइबल फंक्शंस इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नो, इट हैज अननोन फंक्शन, और हम उसे बेटा ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। हम उसे निकाल लेते हैं और अपने वेलफेयर के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, ये डी क्यों मार्क, अच्छा दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है ना। हाँ मैं कह रही हूँ ये डी क्यों मार्क कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, अच्छा तो पहले तो तुम कुछ और मार्क कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, समझ आ गया ना। ठीक है, saturated fatty acid contains one or more double bond between the carbon atoms. Saturated fatty acid have no beta double bonds. Unsaturated fatty acid have beta double bonds, so this is false.
ठीक है ना। Phospholipids are important for the structure of cell membrane. Yes, phospholipids are very important for the structure of cell membrane. One of the phospholipids that you have read is lecithin. More beta phospholipids are there which are an important part of your beta cell membranes. So first statement is incorrect, second statement is correct, option 2 is the correct answer. ठीक है ना, option 2 is the correct answer. Question number 45. लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली अ बायोमैक्रोमोलिक्यूल. लिपिड्स एक स्ट्रिक्टली अभी बताया बेटा. यस, ट्रू. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन. यस, एब्सोल्युटली बेटा. इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है एक्सीड नहीं करता है बेटा 800 डाल्टन को. इट्स नॉट बेटा मोर देन 800 डाल्टन. इसीलिए बेटा वो क्या होते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते स्ट्रिक्टली. ठीक है ना. इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 1000 डाल्टन से कम होता है. 18 से 800 वाली जो रेंज होती है माइक्रो वाली, वो वाली इनकी रेंज होती है. एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल. हालांकि जब भी हम इसका बेटा फिल्टर वो बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसमें ये हमेशा एसिड सोल्यूबल वाले पार्ट, एसिड इनसोल्यूबल वाले पार्ट में आता है, रिटेंटेड वाले पार्ट में आता है, मैक्रो मॉलिक्यूल वाले पार्ट में आता है. बट अगर मॉलिक्यूलर वेट वाइज देखोगे तो इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन या 18 से 800 के डाल्टन की रेंज में आता है बेसिकली. सो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. इसीलिए वो स्ट्रिक्टली नहीं है ना. अगर ट्रू होता तो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता. करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है. चलो क्वेश्चन नंबर 46. बाय ग्राइंडिंग द लिविंग टिश्यू इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड 3 फ्रैक्शंस नहीं 2 फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड. द फिल्टरेट पार्ट एंड द रिटेंटेट पार्ट, द एसिड सोल्यूबल पार्ट एंड द एसिड इनसोल्यूबल पार्ट, द माइक्रोमोलिक्यूल पार्ट एंड द मैक्रोमोलिक्यूल पार्ट. दूसरा स्टेटमेंट कहता है मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इनसोल्यूबल इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड रिमेन एज रिटेंटेट आफ्टर फिल्टरेशन. ये बात बिल्कुल सही है. मैक्रोमोलिक्यूल पार्ट सॉल्यूबल नहीं होते, तभी तो बेटा वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में आते हैं जब वो आप उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में पेस्ट बनाते हो, और इसीलिए वो रिटेंटेट में रह जाते हैं, जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है जब आप उसको फिल्टर करते हो. सो असर्शन इज बेटा फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47. देयर आर 20 अमीनो एसिड्स बेटा इन प्रोटीन्स हैविंग डिफरेंट आर ग्रुप्स. यस, एसेंशियली बेटा एनसीईआरटी में वैसे ही 20 अमीनो एसिड्स वाली लाइन दी हुई थी ना, मैंने आपको लिखवाई तो है कि ओवरऑल जो आपके प्रोटीन्स को बनाने के लिए चाहिए होती है अराउंड 20 अमीनो एसिड्स होती है. ठीक है ना. अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट, मैंने लिखवाया तो है, मुझे याद आ रहा है, बट आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. पता नहीं एनसीईआरटी में दिया या नहीं, पर मैंने तुम्हें लिखवाया है. A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. ये लाइन कितने लोगों को याद आ रही है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में दिया हुआ है. मतलब कि एक रिजिड रॉड की तरह थ्रू आउट एक्सटेंड नहीं करती है. एक प्रोटीन की चेन हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि इट गेट्स फोल्डेड एट सेवरल लेवल्स, और डिपेंडिंग अपॉन कैसी उसकी फोल्डिंग हुई है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है. सो इट डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज अ रिजिड रॉड. ठीक है, लिखवाया है. ठीक है, तो ये लाइन एनसीईआरटी की है कि थ्रू आउट एक रिजिड रॉड जैसा बेटा वो एक्सटेंड नहीं करती है, फोल्डिंग होती है और डिफरेंट लेवल की फोल्डिंग होती है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट जो रीजन है वो कहीं से भी बेटा असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें आर ग्रुप अलग होता है जिससे प्रोटीन बनती है, और दूसरा कह रहा है कि भैया रिजिड रॉड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, थ्रू आउट फोल्डेड होती है. दोनों अपने आप में करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48. ठीक है. अमीनो एसिड्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द स्ट्रक्चर इन डिफरेंट पीएच सोल्यूशन. यस, एब्सोल्युटली. अमीनो एसिड बेटा अलग अलग पीएच सोल्यूशन में अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट, आयोनाइजेबल नेचर होता है ना. अगर आयोनाइजेबल नेचर नहीं होता तो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है. अमीनो एसिड्स have an non-ionizable amine group and carboxyl group. रीजन गलत दिया हुआ है. अगर रीजन दिया होता ना कि अमीनो एसिड्स हैव आयोनाइजेबल अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो रीजन एक्सप्लेनेशन भी होता, तभी तो बेटा वो एबिलिटी है उसके पास कि वो स्ट्रक्चर चेंज करके इवन ज्वेटराइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर पाती है. ठीक है ना. सो रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन 1. और कितना बेटा, बस और 4. ठीक है ना. कर लो फटाफट से, फिर बात करते हैं आपसे. क्वेश्चन नंबर 49. ग्लूटामिक एसिड इज क्लासिफाइड एज एन एसिडिक अमीनो एसिड. एब्सोल्युटली ट्रू. ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक अमीनो एसिड है. ग्लूटामिक एसिड हैव एन एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन एन आर ग्रुप. यस, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज एसिडिक अमीनो एसिड. ग्लूटामिक एसिड
के पास बेटा एक एडिशनल एसिडिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसीलिए तो बेटा वो एसिडिक अमीनो एसिड है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, guanylic acid is a nucleotide। guanylic acid is absolutely a nucleotide क्योंकि इसके पास एक शुगर, एक फॉस्फेट और एक बेस होता है। guanylic acid have guanine as a nitrogenous base, a sugar and a phosphate group। both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion कि ये क्यों एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है ना, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दुखदर समस्या तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, सेल्यूलोज फॉर्म ब्लू कलर ऑन बाइंडिंग विद आयोडीन। नो, सेल्यूलोज अगर आयोडीन के बाइंडिंग पर ब्लू कलर देता तो ये भी पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है। ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट कहां देता है बेटा? स्टार्च देता है पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, क्योंकि उसके बाद हेलिक्स होती है। इसके पास बेटा हेलिकल स्ट्रक्चर थोड़ी होते हैं, ये रेड कलर देती है एक्चुअल में। सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसके पास हेलिक्स नहीं होते हैं, स्टार्च के पास हेलिक्स होते हैं। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और आई थिंक अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखो इतने सारे क्वेश्चंस बेटा रखने पड़ेंगे ना, पढ़ने के लिए पहले आए हो, बातें करने के लिए बाद में आए हो। ठीक है ना, तो पहले पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन कर लो बेटा। ठीक है ना, मैं इसकी अनसॉल्व पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगी, तपस्या सीरीज भी, कैटलिस्ट सीरीज भी, चिंता नहीं करना। ठीक है ना, एंजाइम कैटलिस्ट आर मोर एफिशिएंट एट हाई टेम्परेचर कंपेयर्ड टू द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनकरेक्ट, एफिशिएंट नहीं होते हैं एंजाइम्स, डीनेचर हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क इफेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, वेयर एज एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर अबव 40। यस यस, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है ना, तभी तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका अब बताऊं, सब बोलो जो तुमने डेटा गलत बताया है उस डेटा को चेक कर लेते हैं, या सही बताया है। ठीक है ना, इतना तुक्का मार लिया। देखो बेटा आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है डेटा बेस्ड। मैं आपको वैसे भी एनसीईआरटी से डेटा दिखा देती हूँ, बट बेटा थोड़ा बहुत करने में कुछ जाता तो नहीं है। ठीक है ना, अब मार्क करते हैं बेटा। ठीक है ना, आपने एनसीईआरटी का डेटा चेक करते हैं। हाइड्रोजन का हो गया बेटा 0.5, हाइड्रोजन इज 0.5। अब बता देना बेटा मैं सही मार्क कर रही हूँ। वैसे तो ए का हो गया 2, ए का हो गया 2, ए के ऑप्शन में ए का 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, बी का हो गया 4, नाइट्रोजन का हो गया 3.3, सोडियम का हो गया 0.2 और सल्फर का हो गया 0.3। अब बताओ सही है ऑप्शन? मैंने आंसर गलत मार्क किया था क्या? मैंने वहां आंसर गलत मार्क किया था क्या? एक बात बताओ। लेकिन यहां मैंने ऑप्शन 1 लिखा है और वहां मैंने गलत मार्क किया। मैंने क्या किया था? ठीक है ना, अभी करेक्ट है। एक बार डेटा बेटा तुम देख के चले जाना। लाइक आई एम सेइंग कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट एक अर्थ क्रस्ट वाला, देखो आपने इतने सारे पीवाईक्यू किए, कभी डेटा वाला क्वेश्चन आया है नहीं, बट नेवर से नेवर, एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है बेटा, है ना, कि अर्थ के क्रस्ट में कौन सा मैक्सिमम है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा मैक्सिमम है, कौन से 4 एलिमेंट्स अपने बॉडी में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो हमारी बॉडी में ज्यादा दिखते हैं कंपेरेटिवली अर्थ क्रस्ट के, है ना, थोड़ा बहुत कंपेयर, मैक्सिमम मिनिमम, ये देख के जाने में कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चंस भी इसीलिए इंक्लूड किए गए थे ताकि बच्चा एक बारी ना इस चक्कर में एक बारी बुक खोल के देख ले। अब जैसे तुम तुक्का मार रहे थे तो तुम भी एक बारी बुक खोल के देख लोगे कि यार परसेंटेज क्या है, एक बारी देख ही लेता हूं। ठीक है ना, चलिए इसी बात के साथ में बेटा आज के लेक्चर की करते हैं समाप्ति, और अभी हमारे पास 15 मिनट टाइम है आप लोगों से। हाँ बात करते हैं आप लोगों से। देखो पूरे साल भर आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ अर्जुना बैच इज वेरी वेरी स्पेशल। तो जब से मैं पीडब्ल्यू में आई हूं तब से मैंने हमेशा अर्जुना बैच लिया है, और इसलिए अर्जुनाज के बच्चे बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। और यही अर्जुनाज के जो छोटे छोटे सपोले हैं ये पहुंच जाते हैं बेटा लक्ष्य बैच के अंदर। तुम भी पहुंचोगे अभी लक्ष्य बैच के अंदर। अगर बेटा तुम लोग क्या करोगे, अरे बेटा सुनो, वीडियो कॉल का कोई फायदा नहीं है बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझो। मैं 4 लोगों से वीडियो कॉल करूंगी, यहाँ 6 बजे से क्लास लगी हुई है, मैं सिर्फ 4 लोगों से बात कर पाऊंगी, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगी, है ना। मैं ऐसे बात कर पा रही हूँ तो मैं आप सबके चैट्स देख पा रही हूँ, आप सबसे बात कर पा रही हूँ, है ना। वीडियो कॉल में क्या होगा, 2 लोगों से बात होगी, आधे बार कनेक्ट नहीं होगा, आधी बार नेटवर्क नहीं जाएगा, फिर बेटा
अगली क्लास लगी हुई, अगली क्लास लग जाएगी, तो लॉजिक नहीं बनता बेटा। क्या वीडियो कॉल करना, आप सामने सामने मिलिए बेटा, सामने से मिलेंगे यार, है ना। ये वीडियो कॉल तो बहुत छोटी सी चीज है बेटा, है ना। तो क्या मैं कह रही थी, तो इट्स अ वेरी स्पेशल बैच। तो जो 11वीं का बैच होता है ना, बच्चे बड़े छोटे छोटे से बच्चे आए होते हैं 10वीं से 11वीं में, ठीक है। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो होता कि क्या है कि तुम बेटा पढ़ के नहीं आते हो एज यूजुअल, ठीक है ना। फिर तुम्हें 11वीं में आके एकदम से एक तो बहुत बड़ा जंप होता है। अभी तक तुम साइंस पढ़ रहे थे, अब हमें बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स सब अलग अलग हो जाता है। तो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा जंप होता है। तो उस सिचुएशन में बच्चों को पढ़ाना टीचर के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है और बच्चों के लिए भी एक टास्क है। लेकिन बेटा ये पूरी जर्नी इतनी स्मूथली निकल गई और उसका कंट्रीब्यूशन जो होता है आपकी तरफ से भी इक्वली होता है। देखो हम तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन अगर आप उतनी ही ईमानदारी से और उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करो और उतनी अच्छे से पढ़ो तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो पूरा साल बहुत अच्छे से निकलता है और पूरा साल बहुत अच्छे से निकल गया, है ना। तो आपसे भले ही हम कभी वीडियो कॉल पे बात नहीं हुआ है आपसे, या आपसे कभी सामने से भी बात नहीं हुआ है, आपके चैट्स जो हैं वो आपकी बात है ना। तो उन चैट्स के थ्रू, इस पढ़ाने के थ्रू एक अलग कनेक्शन बन जाता है। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो फैकल्टी पढ़ा रहा है ना ऑनलाइन बैच के अंदर, वही समझ सकता है कि व्हाट कनेक्शन डू यू बिल्ड इन एन ऑनलाइन इन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक ऑनलाइन बैच के अंदर आप किस प्रकार से कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो। एंड आपने जिनको देखा नहीं है उनके साथ भी आपका एक डिफरेंट लेवल ऑफ अटैचमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ कनेक्शन होता है। यू लुक फॉरवर्ड फॉर द क्लासेस। जैसे आप बेटा वेट कर रहे होते हैं कि एक क्लास लगे, वैसे ही बेटा हम भी वेट कर रहे होते हैं कि एक क्लास लगे, है ना, कि आप लोगों से कब इंटरेक्शन हो, आप लोगों से कब मिले। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। और जब हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं और जब हम एक्चुअल में आपको ऑफलाइन मिलते हैं, तो वो फीलिंग ना, वो एक्चुअल में ना, मतलब वो वाली फीलिंग पे एक्चुअली बोलते हैं ना, वो ठप्पा लग जाता है कि हाँ यार ये अपने बच्चे हैं, ठीक है ना। कंफर्मेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो होती है जब आप सामने से हमें मिलते हैं। जब आप सामने से मिलते हैं, अरे आपका सपोला है मैम हम, ठीक है ना, अरे हमारी प्यारी प्यारी जगसी न्यारी मैम। सो दैट्स व्हेन वी गेट दैट कंफर्मेशन दैट यू गाइज वर देयर इन आवर क्लास। तब हमें वो एक्चुअल फीलिंग ना और ज्यादा महसूस होती है कि यार ये बच्चों को हमने पढ़ाया है यार, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इतना अच्छा लगता है कि आई कैन नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स कि कैसी वो फीलिंग होती है ना। और ऑफ कोर्स आप इन जनरल भी जब हम हमसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आप बेटा अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, अच्छा कुछ कर रहे होते हैं, तो ये एक और बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ठीक है ना। यस। तो बहुत अच्छी तरीके से बेटा आपने ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताती हूँ, ठीक है ना। आपने पूरे साल भर बेटा जो है, आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। लेकिन मान लो ड्यू टू एनी रीजन कुछ बच्चे हैं जिनका बेटा, वैसे रुपेश सर के साथ में उस दिन हमारा बेटा कॉल भी लगा था, तो बात तो हो ही गई है। आपको उस दिन सर ने भी कुछ कुछ चीजें बताई होंगी, है ना। अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। हो सकता है कि कुछ बच्चों की पढ़ाई पूरे साल भर उतनी अच्छी नहीं हुई। देखो वैसे तो न्यू ईयर में आप लोगों ने रेजोल्यूशन लिया होगा और आधे लोगों ने बेटा उसको विद इन 2-3 डेज उसको फुलफिल नहीं कर पाए होंगे और फिर से वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। तो पहली चीज तो बेटा ये, हाँ लव यू बेटा, लव यू। सुनो, पहली तो बेटा बात ये कि अभी आपके पास ना लक्ष्य में आने के लिए समय है। ये जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है ना बेटा, कृपया करके, जैसे कि सर ने भी बोला था कि बेटा पता है क्या, आप जीरो के साथ जाओगे तो आप कितने बेटा पानी में रहोगे, आप ये सोचो कितना आप, है ना। एटलीस्ट आप अगर बेटा 50% भी पढ़ के जा रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी बाकी बहुत सारे लोगों से ऊपर ऊपर ही रहोगे, है ना। आप बेटा अगर ये सोचते रह जाओगे कि मैंने तो पूरा साल वेस्ट कर दिया, मेरी तो बिल्कुल भी 11th प्रिपेयर्ड नहीं है, मेरा तो बिल्कुल ही 11th खराब है, और आप यही सोच सोच के अगर टाइम वेस्ट करोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब अप्रैल का महीना आएगा, कब आपका लक्ष्य बैच आ जाएगा, और आप ये सोचते रह जाओगे। अभी आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा टाइम बचा है, ठीक है ना। यू हैव गुड टाइम कि तुमने जितनी भी काम चोरी की थी अब उसको हटाओ यार, भाड़ में जाए, जो बीत गई सो बात गई। अब आपके पास जितना भी टाइम है ना बेटा, एटलीस्ट आप 11वीं का 50% भी करके जाओगे ना, तो 12वीं का सिलेबस जब कंप्लीट होगा आपके लक्ष्य बैच के अंदर, आप थोड़े से कॉन्फिडेंट रहोगे कि मेरी 11th बिल्कुल खत्म तो नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना। और पता है बेटा, जितना ज्यादा दुखी रहोगे ना, और जितना ज्यादा आप डिप्रेशन तो बहुत बड़ा टर्म है भाई, जितना ज्यादा इस चीज को लेके परेशान रहोगे ना, तो परेशानी में और पढ़ नहीं पाओगे। आपके साथ ऐसा होता है, जैसे मेरे पास ना, जब बहुत सारा बेटा, मैं जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ ना, तो फिर मैं ओवर थिंकिंग ही करती हूँ, फिर मैं वो काम नहीं कर पाती,
ठीक है ना। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे आप उस लूप में फंस जाओगे, आप टाइम बर्बाद करोगे, आप उससे वापस नहीं आ पाओगे। आप एक चीज सोचो ना यार, मेरे पास जितना समय है मैं कुछ तो पढ़ के जा ही सकती हूँ, है ना। और वो 0 से तो बहुत बेटर है मैम। और 12th का सिलेबस बहुत टाइमली खत्म होता है, तो आपके पास बेटा 11th के बैकलॉग्स को, 11th की चीजों को वापस से रिवाइज करने का भी आपको टाइम मिलता है। लेकिन ना बेटा याद रखिए मेरी बात, 12वीं क्लास में बेटा बोझ के साथ नहीं जाना, है ना। 12वीं क्लास में आपको एक बोझ के साथ नहीं जाना है, बैकलॉग का बोझ। 12वीं क्लास में बोझ के साथ नहीं जाना, पढ़ाई करके जाना है। बाकी जीवन में मस्त रहिए, जीवन में स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को टाइम टू टाइम बहुत सारी बातें सिखाने की कोशिश की है अदर देन पढ़ाई। इस धरती पे आप पैदा हुए हैं बेटा, आप सबका, हम सबका बेटा अच्छा ही कोई पर्पस है कि हमने बेटा हम पैदा हुए हैं इस धरती पे, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं आप, ठीक है। एक बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ, हमें बताने वाला कोई नहीं था बेटा। जब हम नीट की तैयारी करते थे ना, तो हमें तो एक ऐसा दृश्य दिखाया जाता था कि ये नहीं होगा ना तो आपकी लाइफ कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं तो बहुत दुखी हुई थी जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हमें एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है जैसे, जो हमें लगता है कि इस पिक्चर के बाहर अगर मैं कहीं पे भी चली गई तो यानी कि मेरा कुछ नहीं होगा, है ना। सिर्फ उन्हीं लोगों का हो सकता है जो पिक्चर हमें अपने कोचिंग में दिखाई जाती है कि दिस इज द ओनली पिक्चर दैट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, एंड इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स अदर देन दिस, दैट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग। लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है बेटा। आप लोग तो बहुत अवेयर हैं, आप लोग तो इतनी सारी चीजों को जानते हैं, है ना। तो लेकिन देखो इसके चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि मैम ने कहा है कि मेडिकल नहीं होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हो, पर ये मत सोचिए कि जो आप बाकी चीजें करोगे उसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी, उसमें आपको स्ट्रगल नहीं होगा। क्योंकि बेटा हर फील्ड में स्ट्रगल है, हर फील्ड में कंपटीशन है बेटा। जिस भी फील्ड में जीवन में जाओ, मेहनत तो वहां बेटा करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलेगा बेटा आपको, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, है ना। पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ। मैंने कई बार बोला है कि आप बस बच्चे को ये देखिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, है ना। उसने कितने एफर्ट्स करे, वो मेहनत कर रहा है कि नहीं। बेटा तुम भी अपने आप की एनालिसिस करो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि नहीं ढंग से, है ना। मुझे शर्म आनी चाहिए अगर मेरे को किसी ने बोल दिया कि भाई तू पढ़ नहीं रहा है ना। तो ऐसा तेरे को फील होना चाहिए कि यार तेरे को अगर किसी ने बोल दिया ना, माँ बाप ने आके, तो तूने उनको शिकायत का मौका दिया। ये नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। जो जब तेरे को ये वाली फीलिंग आएगी ना कि यार तुमने मौका दिया शिकायत का, फिर उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। तो जो भी चीजों की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल डिसिप्लिन से तैयारी करो। टॉक्सिक शायरी आने वाली है, आ रही है टॉक्सिक शायरी आ रही है, ठीक है। और हम हैं बेटा, एक सेशन खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपसे अलग हो गए बेटा, ठीक है ना। आपसे मैं बिल्कुल भी अलग नहीं हुई हूं। आई एम देयर फॉर यू एंड विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू गाइड यू, ठीक है ना। आपके लिए हम हमेशा रहेंगे। आप एक ईमानदारी से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, हमें जरूर याद रखिए बेटा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनिए। बार बार एक ही बात कहती हूँ, है ना। अपने आप से कंपटीशन कीजिए, अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। किसी और ने क्यों अच्छा कर लिया, किसी और के साथ अच्छा क्यों हो गया, किसी और को वो क्यों मिल गया। अगर इस रेस में रहोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। क्योंकि आपको लाइफ में हमेशा कोई इंसान मिलेगा जो आपसे अच्छा कर रहा है, जिसको आपसे ज्यादा मिल रहा है ना, जो आपसे आगे है। तो अगर आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाए और आपका कंपैरिजन ऐसे होगा, तो आप हमेशा अपने आप को नीचे पाओगे और आपको हमेशा दुख होगा। आप अपने लाइफ में बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ये एक दिन में नहीं आता है बेटा, ये एक बार में नहीं आता है, ये समय लगता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने आप को बार बार ये समझाना पड़ता है, अपने आप को ये याद दिलाना पड़ता है। और जब आप ऐसे बनते हैं तो ही तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे ना बेटा। अपने माँ बाप को बेटा, सही बता रही हूँ, जिस दिन आप एक अच्छी जगह पे सेटल हो जाएंगे ना, आपके पापा मम्मी इतना खुश होंगे। और जब आप उनको खुश देखोगे तो फिर आप खुद बहुत खुश फील करोगे। और ये ना आप फील कर सकते हो, आप ये मतलब सुन के आपको, मुझे नहीं पता कितना समझ में आएगा, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये आप तब महसूस करोगे जिस दिन मेडिकल कॉलेज मिलेगा या कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिस दिन पहली सैलरी आएगी। पहली सैलरी से जब आप वो इमेजिन करते हो ना कि मैं अपने पापा को ये खरीद के दूंगा, मम्मी को ये खरीद के दूंगा, बहन के लिए करूंगा, भाई के लिए करूंगा, अपने लिए करूंगा, दोस्तों के लिए करूंगा, तो
है ना, वो दिन आएगा, जरूर आएगा, वो दिन भी एक दिन आएगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन बस कार्य करते रहो। आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जिसको सोना पसंद है, जिसको रोना पसंद है, जिसको सोना पसंद है, सिर्फ खाना पसंद है और सिर्फ बकबक बकबक करना पसंद है, ठीक है ना। जितना चाहिए उतना बोलो, जितना चाहिए उतना खाओ बेटा, है ना, और जितना चाहिए उतना ही सो। मेहनत करो जीवन में, मेहनती व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। एंड आई विल मिस यू ऑल। इट वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल बैच, ठीक है ना। आई जेन्युइनली इंजॉयड माई प्यारे प्यारे जग से न्यारे अर्जुनास के साथ मेरा ये पूरा सफर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अच्छा रहा आप लोगों के साथ। और सफर तो बेटा अभी बाकी है, ठीक है ना, याद रखिए सफर अभी बाकी है। हम मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है ना। और मैं हमेशा अपने अर्जुनास को ना, मैंने ये गाना आपको सुनाया होगा बट फिर भी मैं ये गाना इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि ये काफी रिलेटेबल होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। मैं लिरिक्स ना गलत नहीं गाना चाहती, तो मैं एक ना लिरिक्स ढूंढना चाह रही हूँ, एक सेकंड रुको। क्योंकि मैं अक्सर इसके लिरिक्स, और फिर मनीष तू इससे पहले अपनी टॉक्सिक शायरी क्यों नहीं सुना देता, सुना दे। अरे पहले तू टॉक्सिक शायरी सुना, आजा आजा मेरे गाने के बाद। तो गाने के बाद देख, टॉक्सिक शायरी के बाद बच्चों को थोड़ा पैसिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। अरे आजा आजा, अरे इधर आ, बच्चे गुस्सा हो जाएंगे भाई। लास्ट में सुनाएगा, ठीक है ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ बेटा। मेरी ज़मीं को तेरे कदम का ना जाने कब से था इंतजार। एक ना एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे है ये एतबार। मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और न मांगूंगी। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना। साफ दिखूंगी मैं तुमको वही, जो ना दिखूं तो सजा देना। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगी। मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगी। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगी। कभी तुम्हें याद मेरी आए तो क्या करना है, लेक्चर खोलना है और जूलॉजी की नोटबुक खोलनी है बेटा, तो सब याद आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी बात के साथ में मनीष इधर आ फटाफट से, जल्दी जल्दी। मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं कर सकती, उनको तेरी शायरी सुननी ही सुननी है, ठीक है ना। आई लव यू ऑल बेटा, आई विल मिस यू ऑल, है ना। आई विल मिस यू ऑल, आई जेन्युइनली विल मिस यू ऑल, ठीक है ना। लेकिन मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। अरे आजा। हाँ सुना सुना। शायरी नहीं लिखी है आज। तूने क्या लिखा है बता, सुना। आपने जैसा बोला मिलते रहेंगे, तो मिलने के ऊपर ही शायरी बनी ठीक है, है। बता 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 बता। ओके। ओके। अर्जुना की है आज आखिरी क्लास, मिलते रहेंगे हम लोग। अर्जुना की है आखिरी क्लास, मिलते रहेंगे हम लोग। अर्जुना उदास मत होना, मिलते रहेंगे हम लोग। पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, रोशन करेंगे नाम। याद रखना पढ़ाया था समाप्ति मैम ने। मैं हंस नहीं रहा हूँ, हंस नहीं रहा हूँ। इसमें हंसने की क्या, याद करना पड़ा है तो समाप्ति में इतना फन, इतना फनी मम्मी भी कहीं मिलेंगे ना। अपना बच्चों को प्यार भी इतना करते हो, हंसाते भी हो, पढ़ाते भी हो, डांटते भी हो, है ना। लास्ट लाइन मिस कर दी बट मैंने। ठीक है, दोबारा दोबारा वापस। अर्जुना वही तो, मिलते रहेंगे हम लोग। हाँ ये ठीक है। हाँ, आज मैंने सही में शायरी नहीं लिखी थी आज, मैंने बस यही लिखा था कि तूने आज, मिलते रहेंगे। मुझे लग रहा है ये कहीं से कॉपी पेस्ट है क्योंकि बहुत अच्छा है। नहीं कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने खुद लिखा है, बहुत अच्छा है। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। इसी बात के साथ में थैंक यू मनीष यार, मनीष एंड युगल बोथ हैव बीन। देखो जब मनीष और युगल हमारे लेक्चर्स लगाते हैं और
इनके बिना बेटा हमारे लेक्चर्स हो भी नहीं सकते। सो बैक एंड पे भी जितनी टीम हमारी काम करती है, दे आर ऑल ऑसम, दे आर अमेजिंग। उनका सपोर्ट है तभी बेटा हम आपके लेक्चर्स इतने स्मूथली ले पाते हैं, है ना। जब बोलते हैं भैया पानी लेके आते हैं, है ना, सो सबकी मिली भगत है बेटा तुमको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और बेटा प्यार से स्माइल के साथ में क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना, नॉट एनी दुखी फेस, ठीक है ना। आई लव यू ऑल बेटा, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।